दिनकर जी ने जैसे ही पूछा कि क्या किया है सक्षम ने, तो अयांश वहां से खड़ा होकर साइड में चला गया। तभी दिनकर जी ने उम्मीद से विनित की ओर देखा और बोले, तुम तो बताओ कुछ। विनित वो तो चुप हो गया। सक्षम तो दोस्त था ना, फिर क्या हो गया ऐसे जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तभी विनित दिनकर जी के पास आ बैठा और उनके हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, उसकी चुप्पी के पीछे बेहिसाब दर्द है दादू। अयांश की ओर देखते, बचपन से जिस सक्षम पर इसने आंख मूंद भरोसा किया, जिसकी दोस्ती पर खुद की जान तक लुटाने को हाजिर रहा, वो सक्षम दोस्त नहीं दुश्मन से भी गिरा हुआ निकला दादू। दोस्त बनकर पीठ पीछे ऐसा वार किया कि सब बर्बाद करके रख दिया। सब बिखर गया, अयांश का भरोसा भी और बिजनेस भी। इतना कह विनित ने दिनकर जी को सक्षम का सच बताया, जिसे सुनकर दिनकर जी के साथ साथ राधे भी हैरान हो गया। ये सक्षम ने किया है? दिनकर जी चौंकते हुए बोले। विनित हामी भरते, यकीन नहीं हो रहा है ना दादू, पर ये सच है, ऐसा ही किया है उसने। हम सबकी आंखों पर उसकी मिठी बातों की पट्टी बंधी थी, जो सामने रहकर भी हकीकत नहीं जान पाए थे, पर उसने धोखा दिया है। और अयांश का गुस्सा नाराजगी जायज है, कहते विनित ने बाकी सब भी बता डाला कि सक्षम के साथ फिर क्या किया और अयांश ने आरवी से शादी कैसे की। दिनकर जी सक्षम के किए की सजा उसे दे रहे थे, पर आरवी उससे शादी क्यों और उसे सच क्यों नहीं बताया सक्षम का। ये सुन विनित ने अयांश की ओर देखा। ये तो मुझे भी नहीं पता दादू की आरवी से शादी क्यों की इसने, और उसे अब तक सच क्यों नहीं बताया उस सक्षम का। तभी अयांश उनकी ओर मुड़ा और बोला, जब सच जाना तो ये भी जाना दादू कि उसने धोखा सिर्फ दोस्ती में नहीं प्यार में भी दिया है। आरवी से वो कोई सच्चा प्यार नहीं करता था, तो मैंने उस घटिया इंसान से बचाने के लिए आरवी से शादी कर ली, क्योंकि वो सच में उससे प्यार करती है और वो मुझे पसंद नहीं करती। शायद मैं सच कहता भी तो वो यकीन न करती। वो ऐसी लड़की है दादू जिसे काबू में करना आसान नहीं, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट शायद उसकी जान से भी उसके लिए बढ़कर है। मर जाती पर मुझसे शादी तो कभी नहीं करती। पागल तो है ही वो, और प्यार लोगों को और कमजोर बना देता है। पता नहीं सच जान क्या कर बैठती। तो मैंने ब्लैकमेल कर उससे शादी की। उसकी हिम्मत तो आप देख ही चुके हैं मैंने उसके साथ क्या किया, फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं। ना डर दिखता है उसमें, बेबाक जवाब देती है सीधा मुंह पर। सक्षम उसकी पहुंच से दूर रहे, उसके लिए मैं उसे यहाँ ले आया। उसके साथ जो बर्ताव किया वो जरूरी था, नहीं तो उसे यहाँ रोक पाना आसान नहीं था। मैं जानता था कि मैं दर्द दूंगा उसको तो आप हो यहाँ उसके दर्द पर मरहम लगाने के लिए। मैं आंसू दूंगा तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे उसके आंसू पहुंचने से। मैं बेरहम बनूंगा तो आप है उसके सिर पर रहम भरा हाथ रखने के लिए। इसलिए उसे यहाँ रखा। शादी न करता, टॉर्चर न करता, ब्लैकमेल न करता तो वो ना रहती यहाँ। पर क्या फायदा हुआ मेरे वो सब करने को। वो उसे यहाँ आकर लेकर चला गया अपने साथ। गुस्से से दांत पीसते हुए तभी विनित उठा और बोला, मुझे ये क्यों लग रहा है कि तुमने अभी जो कहा वो आधा सच है आरवी से शादी करने के पीछे का। अगर उसे यहाँ रोकने के लिए तुमने आरवी के साथ वो बिहेव किया, ये एक नाटक था, तो तेरी आंखों में उसके लिए इतनी नफरत क्यों? दिनकर जी हाँ बताओ अंशु, क्योंकि मैंने अभी तक उसके प्रति नरमी नहीं देखी है। इतनी सख्ती क्यों उस बच्ची के साथ, और वो इतनी भी कमजोर नहीं है। सक्षम का सच जान टूट जाती, जरूरत नहीं थी उस शादी की। जितना कहना था कह चुका, जो जरूरी था मैंने बता दिया। अब मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। और हाँ, सक्षम ने मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की है, तो मैं कैसे आरवी चतुर्वेदी को छोड़ देता। जो खुद का हो उसके छिन जाने का दर्द मुझे सक्षम वालिया को जो देना था, दैट्स इट। अयांश ने एटीट्यूड वाले लहजे में जवाब दिया। ये सुन विनित हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ये भी झूठ लग रहा है। तो सक्षम से उसकी सांसें छीन सकता है उसके के बदले, पर किसी को अपनी शर्तों पर जीने को मजबूर नहीं। और आरवी के साथ तुमने जो किया है इसके पीछे भी जरूर कुछ कारण है। तो लग जाओ ढूंढने, क्योंकि इस वक्त मेरा यहाँ रुककर तुम्हारे सवालों के जवाब देने से ज्यादा जरूरी सक्षम को पकड़ना है, जिसके पास मेरी बीवी है। शादी भले ही मैंने आरवी की मर्जी के बिना की, पर अब वो मेरी लाइफ से मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकती। सो जिसे मेरा कहा सच लगे या झूठ, नॉट माई प्रॉब्लम। इतना कह अयांश तेजी से चलता हुआ बाहर चला गया। विनित दिनकर जी की ओर देखते, चिंता मत कीजिए दादू, कभी तो पूरा सच हमारे सामने आएगा ही। माना इसे राज रखने की आदत है, पर कभी तो राज से पर्दा उठेगा, तब हम सब जान जाएंगे। तभी दिनकर जी अपने हाथों की ओर देख बोले, मेरे हाथों से तो गुनाह हो गया ना। आज पहली बार अपने पोते पर हम हाथ उठा बैठे। उसकी जिद गुस्से को बेवजह समझ उसको गलत समझ बैठे, और उस बच्ची को उन गलत हाथों में सौंप दिया जो उसके लिए सही नहीं है। पता नहीं किस मकसद से वो उसे अपने साथ लेकर गया है। काश मुझे सच पहले मालूम होता तो मैं आरवी को न जाने देता यहाँ से। मेरा अंशु जो उसे उस घटिया इंसान से बचा रहा था, कैसे भी करके मैंने उसी के साथ उसको भेज दिया। ये क्या हो गया मुझसे। निराश और भावुक होते तभी विनित उनके पास बैठते बोला, नहीं दादू नहीं, और आप चिंता मत कीजिए। वो गया है ना, वो लेकर आएगा, कुछ नहीं होने देगा आरवी को। सक्षम को अब अयांश नहीं छोड़ेगा। आज जो जरूरत की है उसने इस घर में कदम रख अयांश मेहरा की बीवी को अपने साथ ले जाने की। इसका हर्जाना अब वो चुकाएगा। मौत को बुलावा दे बैठा है सक्षम वालिया गुस्से से। यकीन रखिए आरवी जल्द वापस यहीं होगी। हम ले आओ ना बेटा उसे कुछ हो गया तो मैं उम्र भर खुद
को माफ नहीं कर पाऊंगा। ले आओ उस बच्ची को सही सलामत। दिनकर जी विनित की नम आंखों से देख बोले। विनित उठते हुए, हाँ दादू मैं भी आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। राधे दादू का अच्छे से ख्याल रखना, हम आरवी को लेकर आते हैं। राधे, विनित भैया लेकर ही आना उनको, और गलत है उसको कठोर सजा देना, वो बहुत अच्छी है। हम ये बताओ वो कैसे आया था? विनित ने राधे से सक्षम के बारे में पूछा। वो लॉन्ड्री वाला बनकर, कहते राधे ने विनित को सब बताया। ठीक है मैं अयांश को बताता हूँ, हम आते हैं दादू। इतना कह विनित भी वहां से भागते हुए चला गया। दिनकर जी राधे की ओर देखते, दुआ कर राधे उस बच्ची को कुछ ना हो। राधे दिनकर जी के पैरों के पास आकर बैठते हुए, नहीं होगा मालिक, अयांश बाबा गए हैं ना, वो उनको ले आएंगे, ले आएंगे। हाँ ले आएगा, यकीन है मुझे मेरे अंशु पर। अच्छा सुन, जैसा उसको खाना पसंद है ना वैसा खाना बना, मिर्च मसाले वाला चटपटा, खुश हो जाएगी। जा बना। दिनकर जी बोले। बना दूंगा मालिक, वो जो कहेगी जैसा कहेगी बना दूंगा, आने दो उनको, सब बना दूंगा। चलिए आप आराम कर लीजिए। राधे बोला। नहीं राधे मैं यही इंतजार करूंगा, वो लाने गया उसे आती ही होगी। दरवाजे की ओर देख दिनकर जी बोले तो राधे ने कुछ न कहा और वही बैठ उनके पैर दबाने लगा। विनित बाहर पहुंचा तो अयांश फोन कान के लगाए बेहद गुस्से में इधर से उधर चल रहा था। कुछ पता चला? विनित ने अयांश के पास आते ही पूछा। अयांश गुस्से से अपना फोन फेंकते हुए, फोन ही नहीं उठा रहे हैं, ऐसे कैसे? वो उनकी पकड़ से निकल गया और यहाँ घुसा कैसे? चिल्लाते हुए विनित अयांश का फोन उठाते, वहां से तो पता नहीं, मैं पता करता हूं, पर घर में वो लॉन्ड्री वाला बनकर आया। विनित के इतना कहते ही अयांश ने गार्ड की ओर देखा और उसके पास जाकर एक थप्पड़ उसकी गाल पर लगा, उसकी कॉलर पकड़ उस पर चिल्लाया, मैंने कहा था ना, किसी को भी अंदर नहीं आने देना मेरी परमिशन के बिना, अनजान को तो बिल्कुल नहीं, तो उस लॉन्ड्री वाले को कैसे अंदर जाने दिया? जानते भी वो कौन था? वो लेकर चला गया मेरी बीवी को तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। अच्छे से अपनी ड्यूटी करते तो ऐसा नहीं होता। नीचे धक्का देते हुए तभी विनित आया और अयांश को रोकते बोला, उसने प्लान ही ऐसा बनाया था अयांश, लॉन्ड्री वाले पर कौन शक करता? रोज आता है यहाँ, आते टाइम तो इसने उसे देखा पर जाते टाइम नहीं, क्योंकि दादू ने इसे यहाँ से हटा दिया था, तभी वो आरवी को लेकर निकल गया। उसने अपने मकसद के लिए सबका सहारा लिया, सबको बेवकूफ बनाया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये तेरे खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते हैं। कहते विनित ने राधे ने जो कही वो पूरी बात अयांश को बता डाली। गार्ड नीचे से उठ हाथ जोड़ते हुए, हाँ साहब सच में मुझे नहीं पता था वो कौन था, लॉन्ड्री वाला है ये सोच भरोसा कर अंदर जाने दिया। नया था, वो बोला कि नया काम पर लगा है तो मान ली बात उसकी, माफ करना साहब। फिर मालिक ने अंदर बुला लिया, आया तब तक वो बाइक लेकर जा चुका था, मुझे नहीं पता था कि मैडम यहाँ नहीं है। और वो कौन था? अयांश उसे अंगुली दिखाते, मुंह बंद रखो अपना, जो काम करना चाहिए वो करना, नहीं बाद में सफाई देते रहना, इडियट, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। तभी वो सच में जो लॉन्ड्री वाला था वो वहां आ गया, मदद करो मेरी, अपना सिर पकड़े हुए। तीनों ने उसकी ओर फट से देखा और विनित उसकी तरफ आते बोला, कौन हो तुम? तो उसने सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर विनित बोला, देखा अयांश यहाँ तक गिर गया, वो सक्षम वालिया यहाँ बेवकूफी नहीं बनाया, उसने किसी का सिर खोलकर भी चला गया है। उस शख्स की ओर इशारा करते तभी मदद कीजिए मेरी कहते वो शख्स गिरने लगा कि विनित ने उस पकड़ गार्ड से उसे संभालने को बोला, इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ। अयांश चलो हमें निकलना होगा, इससे पहले कि वो हमारी पनहुच से दूर निकल जाए। अयांश अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते गाड़ी की ओर बढ़ बोला, आज तो पाताल में भी होगा तो भी ढूंढ निकालूंगा। पुलिस अपने काम पर लग चुकी है, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, और तुम पता करो कैसे निकला वहां से, इतने आदमी रखे थे फिर भी कहाँ मर गए थे वो सब जो उस पर नजर नहीं रख सके, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहते अयांश गाड़ी में बैठा और विनित को अपने साथ लेकर निकल गया। गाड़ी फुल स्पीड में थी, विनित गाड़ी में बैठा अयांश के फोन से धीरू को फोन लगा रहा था, पर वो फोन नहीं उठा रहा होता है। तभी विनित बोला, मैं मेरे फोन से ट्राई करता हूँ। अयांश विनित के हाथ से अपना फोन लेकर पीछे फेंकते हुए, करो, मेरा फोन उठा लेंगे तो उनको उनकी मौत की गूंज सुनाई दे जाएगी। ये सुन विनित थूक निगलते अपना फोन निकाल जल्दी से धीरू को फोन लगाता है। उधर धीरू अपने आदमियों के साथ सक्षम को ढूंढ रहा था, तभी अपना फोन बजते देख बोला, दूसरे साहब का है। अब तक तो उनको लगता है पता चल गया होगा कि वो हमारी पकड़ से निकल गया, पर उनको बताया किसने? हम सबने तो कॉल नहीं किया, पता नहीं कहाँ चला गया। अब कैसे बताएं इनको कि हमारे ही आदमी को अपनी जगह मारकर बांध हमारे ही सामने वो बाहर निकल गया और हमें पता न चला। दरअसल पुरानी मिल में धीरू और उसके आदमी बैठे पत्ते खेलते हुए बातें कर रहे थे। दिन के वक्त भी वो पुरानी मिल अंधेरे से खाली न थी। तभी धीरू अपने आदमी से बोला, जा रे चाय का इंतजाम कर, 12 बजने को है, आज तो चाय भी न पी सुबह से। भाई खाने का टाइम है, खाना ही ले आऊं, तुझे चाय का बोला है ना, तो जा जाकर चाय लेकर आ। अपने पीछे खड़े आदमी की ओर गर्दन घुमाकर धीरू बोला, जी भाई जाता हूँ। तभी धीरू परतों की ओर देखते बोला, किसी ने उसको देखा क्या? हमारे हुक्म का इक्का है वो, उस पर भी तो नजर रखनी जरूरी है।
सही बोला भाई, काफी देर से देखा नहीं, अभी देखकर आता हूँ। पत्ते खेल रहा एक आदमी अपने पत्ते टेबल पर रख उठने लगा कि धीरू बोला, तू कहाँ, तू पत्ते खेल, ये है ना चाय लेकर आने से पहले जाते जाते उससे भी देख जाएगा। जा रे देख कर आ, वैसे भी इसको पत्ते खेलना नहीं आता, अभी तो खेल शुरू हुआ है, मजे आने लगा है, उठा अपने पत्ते। जी भाई, और सब हंस पड़े। मैं पहले उसे देखता हूँ फिर चाय लाता हूँ सबके लिए बोल। वो पीछे खड़ा आदमी सक्षम को देखने चला गया। जैसे ही सक्षम के पास पहुंचा, सक्षम अपनी गर्दन झुकाए बैठा था। जैसे ही वो सक्षम को देखने के लिए झुका, उसी पल सक्षम ने उसकी गर्दन पकड़ उसे घुमाकर अपने पास नीचे गिरा लिया और मुंह हाथ दबाते हुए अपनी बाह के बीच उसे पकड़ उसकी गर्दन झटका दी, यानी कि मार डाला। सक्षम ने उसे छोड़ा तो वो नीचे गिर गया। सक्षम मुस्कुराते हुए चेयर से उठा। वो पहले ही कोशिश कर खुद को रस्सियों से आजाद कर चुका था, बस ताक में बैठा था कि कोई आए और वो अपने प्लान को अंजाम दे। धीरू की चाय लेकर आने वाली बात सुन सक्षम को मौका मिल गया और उसे वही वक्त सही लगा वहां से निकलने का। अंधेर के बीच कहाँ किसी को खबर होने वाली थी, तो उसने मौके पर चौका मार दिया। अपनी जगह उस आदमी को बिठाया, बांधा और फट से धीरू और उसके आदमियों के सामने से निकल गया। गया क्या वो चाय लेने? धीरू बोला। हाँ भाई, अभी निकला है ना? तो बताकर नहीं गया? बताकर क्या जाना था भाई, आपने चाय लाने को कहा था, चला गया। अबे उसे देखकर आया था, उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो भाई सही ही है ना, तभी तो देखकर चला गया। कुछ गड़बड़ होती तो आवाज देता, बताता। आप पते खेलो, धीरू के सामने बैठा आदमी बोला। धीरू हंसते हुए, लगता है आज तेरा हारना तुझे अच्छा लग रहा है। भाई खेल शुरू हुआ है, अभी देखते हैं क्या होता है। वैसे आपसे जीत पाना कहाँ मेरे बस की बात, बस कोशिश कर रहा हूँ। तो कर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। क्या धीरू भाई, आप भी ना खुद को हराने के लिए खुद ही आशीर्वाद दे रहे हो? सामने बैठा आदमी पते फेंकते बोला और सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद धीरू पते छोड़ उठा और बोला, ये चाय लेकर क्यों नहीं आया अब तक? हाँ भाई, इतना वक्त तो नहीं लगता, लेकर ही आनी थी। इतने वक्त में खुद बनाकर लाता तब भी आ जाता, पता नहीं कहाँ रह गया। बाहर की ओर देखते एक आदमी ने कहा। और क्या, अब तो मैं भाई से हार भी गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। धीरू के साथ खेल रहा था वो आदमी बोला। मैं देखकर आउन भाई कहाँ रह गया? तीसरा आदमी बोलता है। रहन दो, तुम तीनों चलो अपना काम करो, उठो, उसे खुराक देने का टाइम हो गया है, तब तक चाय भी आ जाएगी, फिर मजे से चाय पिएंगे। धीरू बोला और सब जहां सक्षम को रखा था उस साइड चले गए। चारों उसके पास गए तो धीरू कुर्सी पर बंधे उस आदमी के पास जाकर बोला, ये सोता बहुत है ना? हाँ भाई, सच में बैठे बैठे भी सो लेता है, अब उठा दो। दूसरा आदमी आगे आते बोला। ला रे पानी, लगता है होश नहीं, और खुराक देने से पहले होश में होना जरूरी है इसका, तभी तो मजा आएगा बोल। धीरू ने उसके बाल पकड़ सिर पीछे की तरफ किया, तभी लालटेन की सीधी लाइट उस पर पड़ी तो धीरू जोर से बोला, रुक, अरे ये तो अपना आदमी है, वो कहाँ गया? ये सुनते ही तीनों आदमी फट से आगे आए और अपने आदमी को देख बोले, हाँ ये तो अपना आदमी है, वो कहाँ गया? ये तो चाय लेने गया था। तभी धीरू ने अपने आदमी को खोला, खोलते ही वो लुढ़क कर नीचे गिर गया। धीरू ने उसके गले पर हाथ रख देखा और अपने बाकी आदमियों की ओर देख बोला, इसे मारकर वो भाग गया यहाँ से। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। धीरू हड़बड़ाते हुए नीचे से उठा और बोला, चलो ढूंढो उसे, जल्दी पकड़ो, अगर वो हाथ नहीं आया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और वो सब भागते हुए सक्षम को ढूंढने पुरानी मिल से निकल गए। धीरू के फोन को बजता देख उसके आदमी उसको फोन उठाने को कहते हैं। धीरू ने फोन उठाया और धीरे से बोला, हाँ साहब, कब से फोन कर रहा हूँ, उठाया क्यों नहीं? ये बताओ वो तुम सबके रहते निकल कैसे गया वहां से? दूसरी तरफ से विनीत उस पर चिल्लाते हुए बोला। तो धीरू ने सब बात बता दी और बोला, साहब हम ढूंढ रहे हैं उसे, जल्द पकड़ा जाएगा, ढूंढो जल्दी वरना तुम सबका नामो निशान मिट जाएगा, जानते हो ना? इतना कह विनीत ने फोन कट कर दिया। धीरू और उसके आदमी फिर सक्षम को ढूंढने में लग गए। उधर विनीत अयांश को बताता है कि सक्षम पुरानी मिल से कैसे निकला। अयांश गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए, आज तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, उसकी मौत भी नहीं। एम कमिंग सक्षम वालिया, आज हमेशा के लिए तुम्हारा वजूद मिटाकर रख दूंगा। तभी विनीत अयांश की बांह पर हाथ रखते बोला, सक्षम पर तेरा गुस्सा जायज है अयांश, पर उसे सजा देने के चक्कर में ये मत भूल जाना आरवी उसके पास और हमें उससे बचाना है, उससे, और वो भी सही सलामत। मैं दादू को बोलकर आया हूँ, उसे कुछ हुआ तो दादू खुद को ब्लेम करेंगे, समझ रहा है ना? थोड़ा डरते हुए अयांश ने विनीत की ओर गुस्से से देखा और उसका हाथ अपनी बाह से हटा दिया। मुझे क्या करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सक्षम के की सजा देने का गर हक मैं खुद को देता हूं, तो इसके साथ साथ मैं आरवी को बचाने का हक भी खुद को देता हूं। किसी की इतनी औकात नहीं जो उसे दर्द दे सके, क्योंकि उसे मिलने वाले दर्द का नाम भी अयांश मेहरा है, ना कि सक्षम वालिया। सामने देखते हुए ये सुन विनीत नामे सिर हिलाता है और मन ही मन खुद से कहता है, सक्षम के साथ है आरवी, उसे बचाना भी है। इसको सक्षम के प्रति नफरत समझ आती है, पर आरवी के प्रति नफरत की वजह क्या है?
सक्षम वालिया तो नहीं हो सकता है। अयांश आरवी के लिए तुम्हारी इस नफरत के आगे, उसके लिए जो कभी मोहब्बत थी वो तो दब गई। काश इस बेहिसाब नफरत पर आज वो मोहब्बत भारी पड़ जाए। आज तू उसे बचाए ही नहीं, उसे अपना भी बनाए। खिड़की से बाहर देखते हुए इधर अयांश आरवी को ढूंढने निकल गया था और उधर सक्षम आरवी को लेकर ऐसी जगह पहुंच गया जिसे देख आरवी हैरान हो गई। ये कहाँ आए हैं हम सक्षम, और ये किसका घर है? सक्षम घर का दरवाजा खोलते हुए, अपना ही समझो, और अयांश से अभी बचना है ना, हमें तो ऐसी ही जगह पर होना चाहिए जहां वो ना पहुंच सके, और ये वही जगह जहां वो नहीं आ सकता है। कम आरवी सक्षम का हाथ पकड़ अंदर जाते, हम अब तक तो मिस्टर मेहरा को पता लग चुका होगा कि हम दोनों निकल गए हैं उनकी पकड़ से। सक्षम आरवी की ओर देखते, तो लग जाने दो पता, अब वो हम तक नहीं आ सकता है। उसे लगता है मैं डरता हूं, उससे नहीं डरता तो मैं अयांश के बाप से भी नहीं। गुस्से से ये सुन आरवी सक्षम के चेहरे की ओर देखने लगी तो सक्षम मुस्कुराते हुए उसे कंधों से पकड़ वहां पड़ी कुर्सी पर बिठाते बोला, अब अयांश की कोई बात नहीं, हम साथ हैं ना, और डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आरवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोली, थैंक यू सक्षम आने के लिए, अब तुम साथ हो, कोई डर नहीं, मुझे पता था तुम आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सक्षम एक हाथ से आरवी की गाल छूते, कैसे नहीं आता, मुझे तो आना ही था ना, वहां तुम जो थी वहां। हम सक्षम हम यहां से जाएंगे तो अभे फैमिली सबसे मिलेंगे। मैंने बताया ना तुम्हें आते आते सब, कोई सच नहीं जानता ना तुम्हारी किडनैपिंग का, ना इस जबरदस्ती की शादी का। सक्षम वहीं आरवी के पैरों के पास बैठते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ, अयांश ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मतलब तुम अब भी मेरी ही हो ना? आरवी हैरान होते, ये कैसा सवाल है सक्षम? सवाल तो है ना, प्लीज जवाब दो। आते वक्त तुमने बताया मुझे सब, उसने शादी की, तुम्हें तकलीफ दी, उसने कुछ और नहीं किया ना तुम्हारे साथ? सक्षम की तरफ देख आरवी ना में सिर हिला देती है, फिक्र मत करो सक्षम, अगर तुम ऐसा वैसा कुछ सोच रहे हो तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। सच। ये सुनते ही सक्षम ने आरवी को खुश होते अपने सीने से लगा लिया। तभी आरवी बोली, तुम्हें मुझे पर यकीन नहीं है क्या सक्षम जो ऐसा पूछा? मैं प्यार तुमसे करती हूं तो किसी और की कैसे हो जाती? सक्षम आरवी से अलग होते, वो बात नहीं है जान, विश्वास है पर उसका क्या भरोसा, और मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दे सकता, तुम बस मेरी हो, मैं नहीं बांट सकता तुमको, और उसने शादी भी तो कर ली थी तुमसे। जबरदस्ती शादी की जा सकती है सक्षम, किसी को खुद का नहीं बनाया जाता है। बनाया जा सकता है, जो जबरदस्ती शादी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो बेफिक्र रहो, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके चलते तुम्हें मुझे फिर पाकर अफसोस हो। तुम्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी आरवी, क्योंकि तुमने उससे शादी, हमारी शादी होने वाली थी ना। तो मैंने कौन सी अपनी मर्जी से की, बताया ना तुमको, कैसी बातें कर रहे हो? सक्षम तुम्हारा किडनैप कर लिया, ब्लैकमेल किया, ना करती तो तुमको खतरा था उनसे, वरना मेरे लिए कौन सा आसान था वो शादी करना। सपने किसी और के साथ संजोए, शादी किसी और के साथ हो गई। हाँ तब भी नहीं करनी थी शादी, चाहे मुझे मार देता, पर तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए था, उसके घर में आरवी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मिसेज वालिया की जगह मिसेज मेहरा बन गई तुम। वॉट बनी नहीं बनाई गई सक्षम, और क्या बेफिजूली बातें कर रहे हो? किडनैपिंग से दिमाग खराब तो नहीं हो गया, या उन गुंडों ने सर पर वार कर दिया? जो बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, उस शादी का कोई मतलब नहीं, मजबूरी थी, झूठी थी, कोई मायने नहीं उसके। सच इतना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे कह रहे हो उनकी बातें नहीं करनी, खुद क्या कर रहे हो? वही बातें ले बैठे हो अपनी, तो जैसे कोई बात ही नहीं। आखिरी बार कह रही हूँ, मिस्टर मेहरा ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके बाद मैं तुम्हारे लायक न रहूं, समझे? तो फालतू में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है ऐसा वैसा कुछ भी सोच के। आरवी सक्षम के कंधे पर हाथ रखते बोली कि तभी सक्षम ने उसका चेहरा कसकर अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देख बोला, हाँ हो रहा है मेरा दिमाग खराब, क्योंकि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अयांश ने मेरे साथ जो किया मुझे गम नहीं, पर तुमसे मुझे छीना मुझे बर्दाश्त नहीं। कैसे वो मेरे प्यार को अपनी बीवी बना सकता है? कैसे तुम उससे शादी कर सकती हो? कैसे? तुम पर सिर्फ मेरा हक, सिर्फ मेरी हो तुम, मेरी सक्षम वालिया की। ये सुनते ही आरवी के आंखों में नमी उतर आए। सक्षम को ऐसे रिएक्ट करते देख आरवी हैरान हो गई, सोचा नहीं था आरवी ने सक्षम उससे ऐसे सवाल करेगा, ऐसे बात करेगा, मानो उसे भरोसा ही ना रहा हो उस पर। और ये बात आरवी को बहुत हट कर रही होती है, इतनी हट कि वो शायद खुद ही बयान न कर पाए। तभी वो हल्का सा मुस्कुराते बोली, वहां मिस्टर मेहरा कहते हैं उनका मुझ पर हक है, यहाँ सक्षम वालिया मुझसे कहता है तुम पर मेरा हक है, मतलब मेरा खुद पर कोई हक नहीं, जो आए वो कह जाए तुम मेरी हो जैसे, मेरा तो खुद को कोई वजूद रहा ही नहीं। सक्षम ये सुन आरवी को छोड़ नीचे से उठ गया और आरवी की तरफ पीठ करते बोला, मैं कुछ नहीं कहूंगा ना कुछ पूछूंगा, बस इतना बता दो सच सच, तुम अब भी मेरी हो ना सिर्फ मेरी? उसे तुम्हें टच तो नहीं किया? ये सुनते ही आरवी की आंखों में ठहरे आंसू उसकी गालों पर लुढ़क कर आ गए। वो अपनी आंखों के किनारे साफ कर कुर्सी से उठी और बोली, टच तो किया है मिस्टर मेहरा ने मुझे, और मैंने भी उनको छुआ है सक्षम। इतना सुनते ही सक्षम का जबड़ा गुस्से से कस गया।
वो कैसे कर सकता है, कैसे छूने दिया तुमने उसे, और तुमने क्यों छुआ उसे? इतना बोलते वो आरवी की तरफ घुमा और आरवी के गुस्से में एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे वो वापस कुर्सी पर जा गिरी। ये देख आरवी गाल पर हाथ रखे सक्षम की ओर गुस्से से देखती है कि तभी सक्षम ने उसे कंधों से पकड़ सामने खड़ा और फिर चिल्लाते बोला, मैं काफी नहीं था या मन धोल गया था तुम्हारा? ये सुनते ही आरवी सक्षम चिल्लाई और एक जोरदार चांटा उसकी गाल पर जोड़ दिया, जिसकी गूंज सक्षम के थप्पड़ से भी ज्यादा थी जो उसने अभी आरवी के मारा था। तभी आरवी उसकी कॉलर पकड़ कहती, मन तो नहीं बदला था सक्षम मेरा, और हाँ तुम ही काफी थे मेरे लिए, सिर्फ तुम। इसलिए जब वो पास आए मुझे तकलीफ देने ताकि मैं उनके खिलाफ न जाऊं, तो कभी कलाई पकड़ी तो कभी मुन मेरा, जो मैं उनसे बगावत न कर सकूं, फिर मैंने खुद को उनसे बचाने के लिए उनको छुआ। कभी उनको खुद से पास आने के लिए रोका अपने हाथ से, तो कभी दूर धकेला। पर जैसा तुम सोच रहे हो ना फिलहाल, आई थिंक वैसा छूना मेरे और मिस्टर मेहरा के बीच नहीं हुआ। तुम पागल हो गए हो सक्षम वालिया, जो इतना बेहुदा सोच रहे हो। मैं उनके घर में थी तुम्हारी वजह से, ताकि तुम्हें वो कोई नुकसान ना पहुंचाएं। वरना मैंने मना भी किया था हर उनकी बात को, और उनके घर से भागी भी थी। मिस्टर मेहरा के प्यार में नहीं बनी पड़ी हुई थी, ना ही मर रही थी उनसे शादी करने को, और ना ही उनके घर में खुशी खुशी अपनी मर्जी से धरना दिए बैठी थी। कैदी बनाकर रखा था मुझे कैद, और वो कैद मुझे तुम्हारे कारण ही मिली। सवाल मुझसे कर रहे हो, सवाल तो मुझे करने चाहिए कि ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच की, एक दूजे के लिए जान देने वाले एक दूजे की जान लेने पर तुल गए। दोस्त थे ना आप दोनों, तो अचानक दुश्मनी की दीवार कैसे बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसने पल में सब कुछ बदल कर रख दिया? सब कुछ बोलो, सक्षम को झटका कर छोड़ते हुए। इधर आरवी सक्षम से पूछ रही थी कि क्या हुआ है उसके और अयांश के बीच। उधर अयांश विनित के साथ हाईवे पर पुलिस से मिला, और विनित की धीरू से भी बात हुई। अब तक ना अयांश के आदमी सक्षम का पता लगा पाए और ना ही पुलिस। यहाँ की वो जिस लॉन्ड्री वाले की बाइक पर आरवी को लेकर निकला था वो मार्केट में मिल गई थी। बाइक का सुन अयांश इंस्पेक्टर पर चिल्लाते हुए बोला, मुझे बाइक नहीं सक्षम वालिया चाहिए। सर्चिंग जारी है सर, हम सब लगे हैं ढूंढने में। आप ही सोचिए, अभी 2 घंटे ही हुए हैं और मुंबई में किसी को ढूंढ पाना कितना मुश्किल काम है। इंस्पेक्टर सफाई देते बोला, जस्ट शट अप एंड नो एक्सक्यूजेस, अंडरस्टैंड। 2 घंटे कम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द वो चाहिए। चाहो तो और फौज लगा दो, काम जल्द होना चाहिए। मुंबई का कोना कोना छान मारो, जहां भी वो मेरी बीवी को लेकर छिपा है मुझे वहां पहुंचना है। गो अवे। इतना कह अयांश अपनी गाड़ी की ओर चला गया। विनित ने इंस्पेक्टर से बात की और फिर इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां से निकल गया। विनित अयांश के पास आया, यार इतना गुस्सा करने से क्या होगा, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम ले। यूं तेरे गुस्सा करने से ये तो है नहीं कि वो तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। नाइट मोड। ये सुनते ही यांश ने विनित की गुस्से से कॉलर पकड़ ली। गुजर रहा एक एक पल आरवी को मुसीबत में डाल रहा है, जिसके साथ इस वक्त वो है खतरे से खाली नहीं। मैं नहीं चाहता मेरी पल भर की देरी उस सक्षम को उसके मकसद में जीत दिला दे। मुझे जल्द आरवी वो उसके हाथों से बचाना है और घर लेकर जाना है, समझा? दांत पीसते हुए, नफरत में भी इतनी परवाह, विनित अयांश की आंखों में झांकते हुए बोला, तो अयांश उसे झटकाकर छोड़ देता है और मुंह फेर कर कहा, नफरत जिससे करनी है मुझे उसका मेरे पास होना भी जरूरी है, वरना मेरी नफरत लुटाऊंगा किस पर? विनित कुछ कहता कि उसका फोन बज उठा। वो साइड में जाकर बात करने लगा, हाँ बोलो धीरू, क्या? तो बोल क्या रहे हो, ढूंढो? सो रहे थे क्या तुम सब जब वो निकला? इतना भी दूर नहीं जा सकता इतनी देर में कि ढूंढ ना पाओ, चिल्लाते हुए। ये सुनते ही अयांश ने गाड़ी पर मुक्का दे मारा। तभी उसका फोन बजा। गाड़ी की पीछे की सीट से हाथ डालकर अयांश ने फोन उठाया। फोन घर से था। अयांश फोन उठाता है, मिली। दूसरी तरफ से दिनकर जी ने पूछा, मिल जाएगी दादू? इतना कह अयांश फोन कटकर अपनी पेंट में रख लेता है और विनित की ओर देखते कहता है, सुना है खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तुम सब अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। मुझे पता है कहाँ मिलेगा वो मुझे। अब मैं अकेला ही उसे ढूंढ निकालूंगा, वो भी सबसे पहले। फुल एटीट्यूड से खुद से कहा और उसी वक्त गाड़ी में बैठ वहां से निकल गया। विनित ने गाड़ी के जाने की आवाज सुनी, तफट से मुड़ा और अयांश को आवाज दी, पर वो नहीं रुका। अपना फोन हाथ पर मारते, सीट, अब ये कहाँ चला गया? मुझे भी यहाँ छोड़ गया। दूसरी गाड़ी मंगवानी होगी। तरुण जी को कहता हूँ। तरुण को फोन लगाते हुए आंडस को। उधर जैसे ही सक्षम को आभास हुआ कि आरवी उसी पर सवाल कर रही है जिसका वो सही जवाब नहीं दे सकता, दे भी कैसे, कसूरवार खुद जो था, तो उस वक्त सब नॉर्मल करने के लिए उसने फट से आरवी को अपने सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी आरवी, माफ कर दो मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने थप्पड़ भी मारा तुम्हें। लो तुम मुझे एक और मारो, आरवी के हाथ से खुद को ही मारते हुए, पर आरवी ने खुद के हाथ सक्षम कहते छुड़ा लिए, मरे इसी लायक हूँ, मारो मुझे। मैं डर गया था आरवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। तुम्हें खोना नहीं चाहता कभी, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब जाना कि अयांश ने तुमसे शादी कर ली, ऐसा लगा कि मेरा मुझसे सब छिन गया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता आरवी।
तुम मेरी जान मेरी दुनिया हो, रोने और भोलेपन की एक्टिंग करते हुए। अब तुम बताओ, लाजमी है ना, जब हम किसी अपने को दूर होते देखते हैं तो रिएक्ट कर जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे भरोसा नहीं तुम पर, मुझे बहुत भरोसा है मेरी आरवी पर, मुझे माफ कर दो आरवी प्लीज। आई लव यू कह सक्षम ने फिर आरवी को अपनी बाहों में भर लिया। आरवी ने कुछ नहीं कहा उस वक्त, बस सक्षम की पीठ पर अपना हाथ रख दिया। ये देख सक्षम मुस्कुरा क्योंकि उसने आरवी को फिर अपनी बातों में ले लिया था। एक तो सक्षम के सच से अनजान और दूजा उससे प्यार, भरोसा कैसे ना करती सक्षम पर। ऐसे में जो इंसान किसी को अपना मानता है तो उसे उसकी हर बात सच लगती है। तभी सक्षम आरवी से अलग हुआ और उसे कुर्सी पर बिठा उसके हाथ अपने हाथ में लेते बोला, तुम्हें जानना है ना अयांश ने ऐसा क्यों किया? हाँ कहते आरवी ने फट से हाँ में सिर हिलाया। वो तुम्हें तो पता है ना उसका गुस्सा जिसके चलते वो किसी की कुछ नहीं सुनता है, सक्षम बोला। हाँ सच में उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है सक्षम, मैंने भी देखा है, पर लगता है उनका गुस्सा बेवजह नहीं है, कोई तो वजह जरूर है उनके गुस्से की, वरना गुस्से में कौन शख्स इतना पागल होता है। आरवी से ये सुन सक्षम ने दांत पीस लिए, उसकी साइड ले रही है मन ही मन, और तभी खुद को संभाल बोला, अयांश मेहरा ही हो सकता है आरवी, तुम जानती ही कितना हो उसे, मैं बचपन से जानता हूँ उसे, साथ रहा हूँ उसके, जो उसके गुस्से का सामना करता है समझो गया, आपा खो देता है वो अपने गुस्से में। पर तुमने बताया था तुम पर कभी गुस्सा न किया, खासकर गलतियों पर वो गुस्सा होते हैं, पर हमने तो कुछ गलत न किया सक्षम, फिर हम पर गुस्सा क्यों? मुझे छोड़ो, तुम पर क्यों? तुम पर तो आजकल ऊंची जुबान में बात तक न कही, तुमने ही बताया था फिर ये सब। गलतफहमी गलतफहमी, हाँ आरवी वो ना बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसे लगा मैंने की है, पर मैं क्यों करूंगा, माना ये बिजनेस उसने शुरू किया, पर उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात मेहनत की, बाहर के सारे काम मैंने देखे, अयांश को तो जाना ही नहीं पड़ा। दोस्ती तो निभाई ही मैंने, हर काम में भी मैंने साथ दिया, पर सिला क्या मिला? इल्जाम वो भी इतना बड़ा कि बिजनेस में हुए करोड़ों के घाटे के पीछे मेरा हाथ है। पैसों के नुकसान में उसने मुझे भुला दिया। मैंने इतना समझाने की कोशिश की आरवी उसे, पर तुम तो अब जान चुकी, कहाँ वो सुनता है किसी की, गुस्से में तो बिल्कुल नहीं। मेरी सच्चाई भी मुझे खुद के आगे नहीं रखने दी। खड़ा होकर आरवी की ओर पीट कर मैंने बहुत ट्राई किया उसे यकीन दिलाने की, पर उसने एक ना सुनी। मैंने कुछ नहीं किया, बार बार कहता रहा, पर वो माने तब ना। पता नहीं क्या हुआ उसे कि मेरी हर बात सुनने वाला मेरा दोस्त मेरी कुछ नहीं सुन रहा था। विनित वो तो मुझे कभी पसंद नहीं करता था, पर अयांश भी ऐसा करेगा मैंने ख्याल में भी नहीं सोचा था आरवी। पता नहीं किसने उसके कान भरे कि मुझ पर से उसका भरोसा उठ गया। मैं गुनाहगार ना होकर भी गुनाहगार ठहरा दिया गया। पैसों से इतना प्यार करता है अयांश मेहरा की उसने दोस्ती तक तोड़ डाली। पैसों के मोह गुस्से के कारण, अपने फुल एटीट्यूड के चलते उसने मेरे और अपने बीच में ये दूरी ले आया। दोस्त से दुश्मन बन बैठा, मेरा सब छीन लिया एक ही पल में, और तो और तुम्हें भी मेरा किडनैप कर ब्लैकमेल किया शादी के लिए। अब तुम ही बताओ आरवी, आंखों में नमी लाकर आरवी की ओर मुड़ते, गलत तो उसने किया है मुझ पर इल्जाम लगाकर, मेरी ना सुनकर, मुझ पर भरोसा ना करके, दोस्ती तोड़कर, यहां तक कि मेरी आरवी को तकलीफ देकर। मैं कहाँ गलत हूँ, कहीं भी तो नहीं, बिना गलती की बेवजह सजा दे रहा मुझे। अपने आदमियों से इतना पिटवाया, पैसों अपने रुतबे से उसे इतना प्यार होगा कि उसने मेरा प्यार भुला दिया। सब कुछ मानता था मैं उसे, और उसने क्या किया? उसे ना अपनी अमीरी का घमंड है जिसके चलते वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, कर क्या कर ही डाला मेरे साथ तुम्हारे साथ। पर चलो असल में वो है क्या ये तो सामने आया ना। अयांश मेहरा का रिश्ता सिर्फ उसके पैसों से है, जिसने और किसी रिश्ते की कद्र नहीं की। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, जो उसने किया है उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इमोशनली होकर थोड़ा गुस्से से सक्षम की ये बातें सुनकर आरवी की आंखें छलक उठी और वो सक्षम के पास आकर सक्षम की बांह पर हाथ रख बोली, सही कहा सक्षम, उनको गलतफहमी हुई है बहुत बड़ी, और तो और वो गलतफहमी दूर भी नहीं करने देते, एक मौका ना देते कोई अपनी बात रख सके। दोस्ती का रिश्ता क्या, वो तो इंसानियत भी भूल बैठे और हैवानियत पर उतर आए। तुम्हारे और मेरे साथ जो उन्होंने किया है उसके बाद मैं भी उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई जस्ट हेट फॉर हिम। सच में उन्होंने किसी रिश्ते की कद्र फिक्र नहीं। मैंने तो उनके दादाजी को भी उनके लिए तड़पते देखा है, पर उनके पास उनके लिए भी वक्त नहीं, काम के आगे कुछ नहीं दिखता। तो कहा ना मैंने, जो मैंने भी अभी जाना है उसे अपने पैसे प्यारे हैं, दादू तक नहीं, उसे किसी की परवाह नहीं, ना फर्क पड़ता है उसे, उसके लिए बस उसका बिजनेस मैटर करता है और खुद वो, बाकी किसी के इमोशन, किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं। सक्षम फिर अयांश के खिलाफ बोला, काश उन्होंने अपने दोस्त पर भरोसा रखा होता, तुम्हारी बात सुन ली होती तो आज जो हो रहा वो सब नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर मेहरा जो खुद को इतना स्मार्ट समझते हैं, एक गलतफहमी के चक्कर में इतनी बड़ी बेवकूफी करेंगे। पर सक्षम, हमें उनकी गलतफहमी तो दूर करनी होगी ना, नहीं तो पता नहीं वो क्या क्या कर देंगे। तुम्हें खुद को साबित करना चाहिए, भले वो मौका ना दे, उनके सामने ना जाकर दूर रहकर ही खुद का सच सामने तो लाओ। नहीं आरवी नहीं, मैं अब खुद को साबित नहीं करूंगा, उसके सामने तो बिल्कुल नहीं। जब उसने गलत मान लिया है मुझे तो मानता रहे।
वैसे भी कोई फायदा नहीं, पहले कहाँ उसने सुनी मेरी, अब कुछ भी कहना बेकार ही है। पर तुम्हें तो मुझ पर बिलीव है ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम तो मानती हो ना, भरोसा है तुम्हें तुम्हारे सक्षम पर। सक्षम आरवी का चेहरा अपने हाथ में भरता बोला। तो जवाब में आरवी ने पलकें झपका दी। मैं जानता था कोई करे ना करे तुम मुझ पर भरोसा जरूरी करोगी, प्यार जो करती हो ना मुझसे। थैंक यू आरवी, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरी आरवी मेरे साथ है बस। आई एम हैप्पी। इतना कह सक्षम ने आरवी को अपने सीने से लगा लिया। आरवी सक्षम के गले लगे ही मन बोली, काश एक बार वो भी भरोसा कर लेते तो सब ठीक हो जाता, सब सही हो जाता। मिस्टर मेहरा, काश आप अपने दोस्त सक्षम को समझा होता तो आपसे इतना गलत नहीं होता। बप्पा छत की ओर देखते, ये क्या हो गया, क्या उनकी ये गलतफहमी दूर नहीं हो सकती? मेरे सक्षम को उसका सच कहने का मौका नहीं मिल सकता? क्या हम सबकी जिंदगी यूं ही कहेगी? दिलों में एक दूजे के प्रति रंजिशें रखकर वो सक्षम को गलत समझ रहे हैं, और यहाँ सक्षम अब मिस्टर मेहरा से मिलना तक नहीं चाहता, मुझे साथ लेकर ऐसी जगह आ गया है जो कहाँ है मुझे भी नहीं पता। क्या हम अपनों से दूर यहाँ रहेंगे? नहीं ना बप्पा, सच आना सामने भी तो जरूरी है ना। उधर सक्षम आरवी को गले लगाए खुशी से फूले ना समा रहा था, कहे तो अपनी जीत पर उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। मतलब जैसा उसने चाहा वैसा पाया। आरवी उस पर यकीन करती है और अयांश से नफरत, ये बात उसके कलेजे को ठंडक पहुंचा रही थी। तभी उसने अपनी बाह आरवी पर और कस ली। आई लव यू आरवी। आरवी अपनी बाहें सक्षम के पीठ पर रख हल्का सा मुस्कुराते हुए, लव यू टू सक्षम। तभी सक्षम आरवी से अलग हुआ और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। आरवी अपनी आंखें मूंद लेती है। सक्षम उससे चेहरे की ओर देखते मन ही मन बोला, आज और अभी तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी मेरी आरवी, आज तो मैं तुम्हें भी न रोकने दूंगा खुद को, और ना ही कोई और हमें एक होने से रोक पाएगा। इतना कह सक्षम आरवी की गर्दन की ओर झुकने लगा कि तभी जोर से दरवाजा खुला। सक्षम आरवी दोनों ने फट से उस ओर देखा तो दरवाजे पर अयांश खड़ा था। सक्षम भौएं सिकोड़ते हुए, अयांश तुम? आरवी सक्षम की बाह पकड़ थोड़ा उसके पीछे होते हैरानी से बोली, सक्षम, मिस्टर मेहरा। अयांश ने एक कदम आगे लिया और घर की ओर देख सक्षम से कहा, कोई और जगह ना मिली छुपने को जहां मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता? ओह हाँ, शेर थोड़ी हो तुम जिसे छुपने के लिए किसी जगह की जरूरत न पड़े। तुम तो चूहे हो, वो भी डरपोक, जिसने अपनी ही पुरानी जगह चुनी। सोचा होगा ना किसे पता चलेगा चूहा अपने बिल में ही मिलेगा। चू 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 चू, अफसोस जताते हुए सक्षम अयांश की ओर देखते, सोचा तो था कि तू यहाँ नहीं आ पाएगा, तुझे पता न चलेगा मैं यहाँ हो सकता हूँ, पर तुझे याद थी ये जगह, यकीन नहीं हो रहा है। तेरी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ, अभी तो कहा तू चूहा है शेर नहीं। देख तुझे इसी जगह से निकाला था ना मैंने, ये तेरा पुराना घर। क्या कहा था अयांश, यहाँ नहीं रहा जाता। घर की और देखते रहा भी कैसे जाए, शौक जो बदल रहे थे तुम्हारे, महंगी चीजों की आदत जो हो रही थी, बड़े घर के सपने जो देख रहा था, और तेरे कहने पर मैंने तेरा सपना सच भी किया, महल जितना बड़ा घर दिया, जो तेरे इस छोटे से घर से बहुत बड़ा और आलीशान था, पर इस जितना खूबसूरत नहीं। तू बेशक यहाँ नहीं आया पर मैं यहाँ आता रहा हूँ, बताया नहीं कभी, वो अलग बात थी, वरना तू कहता कि क्या अयांश उस जगह क्यों जाता है जो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं। तो बस एक बार जिक्र किया मैंने तुझसे, तब यही कहा था ना, तुमने याद है क्या? फिर मैंने ना बताया कि यहाँ से मेरा वास्ता अभी भी है, तेरे बचपन के इस घर से मेरा लगाव रहा, इसकी खूबसूरती से जुड़ा रहा। मनहगी चकाचौंध ने मेरी नजर में इस घर की कीमत नहीं हटने दी, और तेरे लिए तो हर अनमोल चीज कोई मायने रखी ही नहीं कभी। पर देखना, मैंने तुझे यहाँ से निकाला, वहां लेकर गया जहाँ तेरा सच सामने आया, और अब फिर तुम्हें यहीं पाया। ताजुब तो हो रहा होगा ना, खुद को छुपाने के लिए पुराना और ये सस्ता घर ही याद आया ना, जिससे कभी मतलब नहीं रहा तेरा। सही में चूहा पुराने बिल में नहीं छिपेगा तो कहाँ छिपेगा, और कहीं तो जगह रही ही नहीं। ये सुन सक्षम ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। तभी आरवी बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं मिस्टर मेहरा? अयांश आरवी की ओर देखते, तुमसे तो मैं फुर्सत में बात करूंगा, वैसे भी तुम तो मेरे साथ ही रहने वाली हो, तो हम कभी भी बात कर सकते हैं, राइट वाइफी? ये यहाँ नहीं रहेगा ना, तो अभी इससे बात कर लूं थोड़ी। हम तुम कहाँ जाने वाले हैं? मुस्कुराते हुए आरवी की ओर आंखें मारते, अच्छा चला, उसे छोड़ो और मेरे पास आओ। कम, मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफी किसी और के साथ रहे, और ऐसे शख्स के साथ तो बिल्कुल नहीं। तो खुद डरपोक है, खुद की हिफाजत के लिए जिसे धरती पर जगह कम पड़ रही है तुम उसका सहारा ले रही हो। डोंट लाइक दिस मैसेज मेहरा, यू गैर मर्द से चिपक कर खड़े रहना अपने हस्बैंड के सामने, वेरी बैंड। आरवी के हाथ की ओर देखते जिससे उसने सक्षम की बाह पकड़ी थी। तभी आरवी जोर से बोली, शट अप मिस्टर मेहरा, ना तो सक्षम कोई गैर मर्द है और ना ही आप मेरे हस्बैंड, समझे आप? अयांश मासूमियत से, नाराज है मेरी जान मुझसे, पर मैं मना लूंगा। कम वाइफी, अपना हाथ आगे की बढ़ाते, फिर भूल कर रहे हो अयांश तुम ये सोच कि आरवी तुम्हारे पास आएगी? सक्षम चिल्लाया, भूल तो तुम कर रहे हो ये सोच कि आरवी को मुझसे दूर ले जा पाओगे। ये मेरी है, थी कभी, अब मेरी हो चुकी है, नहीं हुई। शादी कर लेने से तुम्हारी कभी नहीं होने वाली, शादी कर लेने के बाद तुम्हारी भी नहीं रही और ना ही मिलने वाली।
मुझे मिल चुकी है, अपनी मर्जी से मेरे साथ आए है। पूछ लो। आरवी की ओर देखते, तुम्हारे साथ ना रहना चाहती है और ना आना, है ना आरवी? आरवी हामी भरते, हाँ सक्षम सही कह रहा है, मुझे नहीं जाना आपके साथ, सक्षम के साथ रहना है, समझे आप? सक्षम मुस्कुराते हुए, सुना, मिल गया जवाब। कैसे लेकर जाओगे जब आए ही नहीं? आएगी, जरूर आएगी, मेरे साथ ही आएगी, तुम्हारे साथ तो नहीं जाएगी, ये तो पक्का है। और मैं पूछ नहीं रहा इससे कि आओगी या नहीं, इसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ये चाहे या ना चाहे। अयांश बोला कि तभी आरवी कहती है, बस कीजिए मिस्टर मेहरा, बस कीजिए। बस ही करने आया हूं, बहुत भाग लिए तुम दोनों, अब और नहीं। चले जाओ अयांश यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। सक्षम अयांश की ओर घूरते बोला। कमाल है, फांसी के फंदे पर लटके हो फिर भी बचने की उम्मीद मुझसे। आरवी मेरे पास आओ। नहीं आएगी। सक्षम आरवी का हाथ पकड़ बोला। तुम्हारा सच जानने के बाद तेरे पास भी नहीं रहेगी। अयांश ने जैसे ही कहा तो आरवी सक्षम के पीछे से थोड़ा आगे होते बोली, सच मैं जान चुकी मिस्टर मेहरा, और सक्षम ने खुद मुझे बताया है। सच जानने की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। मैं आपके साथ किसी भी हाल में नहीं आऊंगी। आपकी एक गलतफहमी कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रही है, आपको पता है। सच की बात कर रहे हैं, आप में हिम्मत पेशकश है सच सुनने का, बताए। अयांश आरवी की ओर देखते, कौन से सच की बात कर रही हो? उस सच की जो सक्षम ने तुम्हें बताया। तुम कैसे कह सकती हो इसने जो तुम्हें बताया है वो सच है, उसमें रति भर भी झूठ नहीं। इसने जो कहा तुमने मान लिया, राइट? क्यों ना मानूं, मुझे भरोसा है सक्षम पर, इसने जो कहा है सच कहा है, जबकि गलतफहमी के शिकार आप हैं, मैं नहीं मिस्टर मेहरा। तो भरोसा टूटेगा, रेडी हो जाओ। तुम्हारा प्यार में इतना अंधा होना भी जरूरी नहीं कि जान ना पाओ कि सच क्या है और झूठ क्या। अयांश गुस्से से बोला। तभी सक्षम बोला पड़ा, मैं सच हूं और तुम झूठ। ये सुन अयांश सच पड़ता है और ताली बजाते बोला, वह झूठ भी चीख चीख कर कह रहा है, मैं सच हूं, कहने से कुछ नहीं होता सक्षम वालिया, झूठ झूठ रहता है और तुम झूठे मक्कार और धोखेबाज, जो ये सच्चाई अब कभी नहीं बदलेगी। आरवी सक्षम का पक्ष लेते, इल्जाम लगाना बंद कीजिए मिस्टर मेहरा, एक इल्जाम लगाकर मन ही भरा, झूठा कह रहे हैं, सुना जाना आपने सक्षम का सच। बस गुस्से में दोस्ती तो तोड़ ही डाली, अब जिस्मों से सांसें तोड़ने में लगे हैं। प्यार में मैं अंधी नजर आ रही हूं तो आप भी पैसों में अंधे हो चुके, जिन्हें रिश्तों की सच्चाई भी ना दिखाई पड़ी। मैं पैसों में अंधा हूं? अयांश जबड़ा कसते बोला। हाँ आप। आरवी बोली। तो सक्षम भी मुस्कुराते हुए अयांश को अंगुली दिखाते बोला, हाँ तो अयांश तू। तभी अयांश सक्षम की ओर बढ़ा और सक्षम के एक जोरदार चांटा लगा दिया, जिससे सक्षम नीचे जा गिरा। अयांश फिर गुस्से से उसकी ओर जाने लगा कि आरवी बीच में आ गई और अयांश को पीछे धकेल, उठो सक्षम कहते सक्षम को नीचे से उठाती है। सक्षम अयांश की ओर घूर रहा होता है, तभी अयांश उसे अंगुली दिखाते बोला, जुबान बंद और नजरें नीची, ये सच नहीं जानती पर मैं तेरी असलियत से वाकिफ हूँ। तभी आरवी अपना हाथ आगे करती बोली, कौन सा सच, जो आपने सुना ही नहीं? मैं सच जानती हूँ मिस्टर मेहरा, और गलत आप है सक्षम नहीं। बेवजह का गुस्सा और इल्जाम लगाना बंद कीजिए, बहुत हो गया आपका बस। इसने तुम्हें सच बताया, बताना जरा क्या कहानी सुनाए। वेट, यही ना कि ये हर हाल में सही है और तुमने मान लिया। और उस सच की कहानी में असल का सच तो होगा नहीं, जो कुछ होगा मेरे ही खिलाफ ही होगा, है ना? खुद गुनाहगार होकर मुझे ही गुनाहगार बताया होगा ना? खुद के कारनामे भी मेरे नाम जोड़ दिए होगे, अपनी बताई उस कहानी में ये सत्यवादी बन गया होगा और मैं विश्वासघाती। ऐसा ही कुछ बताया होगा ना तुमने? आखिर कौन चोर चोरी कर कहता है मैंने चोरी की है? मेरी है आरवी, मेरी है आरवी, यही आरवी अगर तुम्हारा असली चेहरा देख ले, तुम्हारा पूरा सच जान ले कि सक्षम वालिया ने सिर्फ अयांश मेहरा को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि आरवी चतुर्वेदी को भी प्यार में धोखा दिया है, उसके जज्बातों के साथ खेला है। जैसे सक्षम वालिया को मेरी दोस्ती से ज्यादा मेरे पैसे की भूख रही, वैसे ही आरवी चतुर्वेदी से उसे कोई सच्चा प्यार नहीं, बल्कि वो उसके जिस्म पर मरता है। दो ही तो कमजोरी है तेरी, पैसा और जिस्म, जिसके लिए तू किसी भी हद तक गिर सकता है, तो तुझ पर थूके भी ना। ये सुनते ही आरवी सक्षम की ओर देखती है तो सक्षम हड़बड़ाते बोला, झूठ कह रहा है आरवी, ये सब झूठ है। तुम्हारी नजर में मुझे झूठा साबित करना चाहता है, तुम्हें मुझसे छीनना और तुम्हें पाना चाहता है ये अयांश। अनाप शनाप बक रहा है, इसकी किसी बात पर भरोसा मत करना, मुझे गिरा हुआ बता रहा है, तुम तो जानती हो इसने तुम्हारे साथ क्या किया है आरवी, है ना आरवी? अयांश मुस्कुराते हुए, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। सुना था, आज देख भी लिया, अपना सच छुपाने के लिए इतना झूठ मेरे सिर ढाल रहा, अपना क्या? मौत सामने खड़ी है फिर भी बाज नहीं आ रहा सक्षम वालिया, तू गुनाह छुपाने के लिए और गुनाह किए जा रहा है, पर अब तेरा बच पाना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम अपने गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम्हारी हार हुई, तुम्हारी होशियारी अब कोई काम नहीं आने वाली। लोग गलती कर माफी मांगते हैं, सुधरने की कोशिश करते हैं, पर तू सुधर जाए, इम्पॉसिबल, तेरा खेल अब खत्म। अयांश ने कहा ही कि नहीं कहते, सक्षम ने गुस्से से अयांश का कॉलर पकड़ लिया। खेल तेरा खत्म करूंगा मैं अयांश मेहरा, सक्षम वालिया को हरा सके कोई पैदा नहीं हुआ। हारूंगा तो तब ना जब तुझे जीतने दूंगा।
तो होता कौन है मुझसे मेरा सब कुछ छीनने वाला, गुस्से से चिल्लाते हुए अयांश उसके हाथ झटकते हुए, तेरा बाप, और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। आरवी की आंखें फेल गई, वो उस जगह से हिल ना पाए, दोनों बड़े ही बेरहमी से लड़े जा रहे थे। हैरानी से आरवी थूक निगलते हुए अपनी हथेली अपने मुंह पर रख लेती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो एक कदम उनकी ओर बढ़ाती पर उनकी लड़ाई देख वापस अपना कदम पीछे ले लेती। रुको रुक जाओ कहने के मुंह खोला पर लफज मुंह में ही दब गए। अयांश का गुस्सा वाला रूप आरवी पहले ही देख चुकी थी, पर सक्षम का जो रूप अब उसके सामने था उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सही था तो खुद को सही साबित करने की बजाय वो सिचुएशन को और उलझा रहा था। अयांश को गलतफहमी है कहा था तो अब और क्यों बिगाड़ रहा है, क्यों भड़का रहा है उससे। आरवी के मन में उठे ये सवाल उसे परेशान करने लगे। अब कौन सही कौन गलत ये वो तय नहीं कर पा रही थी। तभी सक्षम ने कुछ ऐसा कह दिया कि आरवी को धक्का सा लगा और उसके कदम वहीं जम से गए। हाथ मुंह से झटक कर नीचे गिरे पड़े, पलके झपकना ही भूल गई, एकदम शॉक्ड। क्योंकि अयांश सक्षम से लड़ते लड़ते ऐसा कुछ कह डालता है कि सक्षम अपना आपा खो देता है। असल में अयांश ने उसी वक्त वो चाल चली, क्योंकि वो कुछ भी कहता तो आरवी यकीन न करती, इसलिए सक्षम को बातों में उलझा गुस्सा दिला, थोड़ी उससे खुद मार खा, इतना उकसा डाला कि वो अपना सच अपने ही मुंह से कह डाला। भूल गया था कि आरवी वहां है, ध्यान ही नहीं रहा हाथापाई के चलते जुम्बा क्या क्या कह गई। मतलब अयांश के साथ किए धोखे और आरवी से शादी कभी नहीं करने वाला था तक की बात। सक्षम अयांश के ऊपर था। सक्षम अयांश को मुक्का मारने को हुआ कि अयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, उधर देख, जो कदम तेरे साथ चलकर आए थे वो कदम अपनी ही मर्जी से तुझसे दूर जा रहे हैं। ये सुनते ही सक्षम ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो आरवी सक्षम की ओर देखते अपने कदम पीछे ले रही थी। तभी देखते देखते वो दीवार से जा लगी, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दीवार का सहारा न लेती तो गिर पड़ती, और तभी उसके जुम्बा से निकला एक ही लफज, ससस ससस सक्षम। सक्षम ठीक से ना निकला। सक्षम को अपने बोले का एहसास हुआ। आरवी देख, उसकी जुम्बा से भी अब तेरा नाम नहीं निकल रहा, वो तेरी क्या रहेगी। उसकी जुम्बा भी इजाजत नहीं दे रही उसे तेरा नाम सही से पुकारे तेरा सच जानने के बाद। अयांश बोला। सक्षम नहीं कहते उठने लगा कि अयांश ने एक जोरदार लात उसके पेट में दे मारी, जिससे सक्षम दूर जाकर गिर पड़ा। अयांश नीचे से उठा और हाथ झटकाते आरवी की ओर देख बोला, असली सच ये था, कहानी ये थी, अब तय करो कौन सही कौन गलत है। चाहता तो पहले ही बता देता तुमको, पर विश्वास टूटने पर क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता था। पर शायद लिखा था तुम्हारी किस्मत में, और तुम खुद चाहती थी कि इसके ही मुंह से इसका सच जानो, तभी तो मुंह उठाकर चली आई इसके साथ। खुशी खुशी आप खुश होगी ना, तुम नहीं भी होगी तो भी ऐसी खुशी। जमीन पर औंधे मुंह पड़े सक्षम की ओर हाथ करते से अच्छा है चार आंसू बहा लेना, पर ऐसे घटिया इंसान के पीछे आंसू बहाना भी बेकार है। मैं तुम्हें क्या कहूँ कि इससे प्यार करने की भूल कैसे कर दी तुमने, जबकि तुम्हें तो ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, कैसे पहचानती इसको। जान तो मैं भी नहीं पाया, सालों से साथ रहा, मेरी ही थाली में खाकर उसी में छेद किया है इस सक्षम वालिया ने। मुझे भी पता न चला कभी कि मैं सांप को दूध पिला रहा हूँ, जो एक वक्त आने पर मुझे ही धंस डालेगा। गुस्से से जमीन पर गिरे सक्षम के मुंह पर अपना पैर रख दबाते हुए तभी सक्षम ने अयांश का पैर हटा दिया और पलटकर उठा और आरवी की ओर बढ़ते बोला, आरवी नाइट मोड। तभी आरवी बोल पड़ी, कौन किया सक्षम, तूने ऐसा क्यों किया, क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा, किसी भी रिश्ते की लाज क्यों नहीं रखी तुमने। दोस्ती प्यार सब में धोखा, यहां तक कि हमारी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करने चले थे तुम। हमने भरोसा किया था तुम पर खुद से भी ज्यादा, इनको भी झूठ कहा, तुम पर यकीन रखा अपने प्यार पर, जबकि तुम तो कुछ और ही निकले। तुम्हारी हर बात मानी, शादी भी करनी चाहिए, पर तुम शादी करना ही नहीं चाहते थे हमसे, तुम तो कुछ और ही चाहते थे। छी सक्षम छी, शर्म नहीं आए तुम्हें ऐसा सोचते करते। इतनी घटिया गिरे हुए हो तुम, क्या समझा मैंने तुम्हें और क्या निकले तुम ऐसे थे, हमें कोई आकर कहता तो कभी नहीं मानते हम, पर अब क्या करें, तुमने तो खुद सक्षम का असली चेहरा सामने लाकर रख दिया। हमें जहां घनमत था तुम्हारा प्यार पाकर, वो ना जाने तुम कितनों पर लुटा चुके हो। मुझसे कह रहे थे छुआ तो नहीं इन्होंने, पर तुमने तो ना जाने कितनों को छुआ है। हमें तो बोलते ही शर्मा रही है, पर तुम्हें तो करते भी नहीं आए। इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने, क्यों। नम आंखों से सक्षम पर चिल्लाते हुए ये सुन सक्षम के कदम वहीं रुक गए। तभी अयांश बोला, दो जवाब क्यों किया पूछ रही है, दो सुनाओ और कहानी। पर अफसोस ये अब ना सुन पाएगी और ना यकीन कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगा तुझ पर तेरी बातों पर यकीन, क्योंकि झूठ और सच सामने आ चुका, हो चुका दूध का दूध और पानी का पानी। सक्षम के पास आकर क्या हुआ, अपना सच बताकर होश उड़ गए तुम्हारे, ये नहीं करना था, यही सोच रहे हो ना। पछतावा अफसोस हो रहा ना, पर ये तो हो गया, अब क्या करोगे तुम। ये सुन सक्षम बौखला गया और अयांश पर झपटते बोला, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये तुमने ठीक नहीं किया, मेरी आरवी को मेरे खिलाफ कर तेरी जान ले लूंगा मैं। तुमने मेरे किए कराए सब पर पानी फेर दिया। बहुत पैसा है ना तेरे पास, क्या हो गया था थोड़ा ले लिया तो।
माफ कर सकता था ना, पर नहीं रहा तो तुझे तेरे पैसों से ही प्यार। मुझसे थोड़ी, मुझे तो कर दिया जिंदगी से बाहर, और अब आरवी की जिंदगी से मुझे बाहर करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुझसे तो मुझे कुछ लेना देना नहीं अब, पर उससे है, वो मेरी है और हमेशा रहेगी, समझा? आरवी की इशारा कर, अगर हाँ मेरा सच तेरे सामने ना आता ना तो अब तक उसे अपनी बना चुका होता, वो भी बिन शादी के, फिर वो भी मुझसे सवाल नहीं कर पाती ऐसे जो तेरी वजह से मुझसे कर रही है। प्यार करता हूं तू तो उसकी हर चीज पर मैं अपना हक मानता हूं, वो चाहे या ना चाहे। अच्छा खासा मैंने सोचा था सब कुछ, आरवी के साथ रहने का, नाटक तक किया, प्रपोज किया, शादी का ड्रामा किया, सोचा था ये सब कर ये खुशी खुशी जो कहूंगा कर जाएगी। और आज की ही वो शाम होती जब मेरी आरवी मेरी बाहों में होती। अगर तू बीच में नहीं आता तो हम एक हो जाते, पर आज तू फिर बीच में आ गया। अयांश मेहरा। सक्षम की ये बातें आरवी से सुनी नहीं जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है। तभी अयांश सक्षम के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। ये देख सक्षम और बौखला गया और गिरेबान पर हाथ डालते बोला, वो भी मेरी रहेगी और तेरी जान भी जाएगी, छोड़ूंगा नहीं तुझे आज तो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चू चू चू, अफसोस जताते हुए, क्या करेगा, बिगाड़ कर दिखा मेरा कुछ, चल बिगाड़ और उसकी तरफ कदम बढ़ाकर तो दिखा। जान तो तेरी मैं इतनी आसानी से नहीं लूंगा, पर टांगे जरूर तोड़ दूंगा, अयांश गुस्से से गुरियाते बोला। तभी सक्षम उसे पीछे धकेल देता है और आरवी की तरफ बढ़ते बोला, उसके पास जाने से वो भी नहीं रोक सकती, तुम्हारी क्या औकात? सक्षम अपने पागलपन पर उतर आया था। सक्षम को अपनी ओर आते देख आरवी डर गई। वो इधर उधर देखने को यूं ही, तभी सक्षम पास आ पहुंचा। वो आरवी को छूने लगा कि तभी अयांश ने पीछे से आकर उसकी गर्दन पर अपनी बांह कस ली। अयांश की पकड़ में सक्षम का सांस लेना मुश्किल हो गया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में था। आरवी अपने गले पर हाथ रख दोनों की ओर देखे जा रही थी। तभी अयांश बोला, मेरे सामने तो जुबान बहुत चलती है तुम्हारी, अब अपने गुनाहगार को सामने पाकर खामोश हो, क्यों गला सूख गया तुम्हारा? मेरा तो इसे अपने हाथों से सजा देने का बहुत मन करता है वाइफी, तुम्हारा नहीं करता अपने एक्स के दिए धोखे पर उसे सजा देने का? क्यों अपने हाथों को रोके हुए हो? आरवी के हाथों की ओर देखते जिसकी उसने मुट्ठियां बना रखी थी, बहती गंगा में हाथ धो लो वाइफी, मुस्कुराते हुए। ये सुन आरवी नजरें फेर लेती है। तभी अयांश सक्षम की गर्दन पर अपनी बांह और कसते, चलो रहने दो, मैं चाहता भी नहीं कि मेरी बीवी ऐसे घटिया इंसान को छूकर अपने हाथ गंदे करे। एक्स है, एक्सपायर होने दो, तुम्हारे लिए हूं ना मैं तुम्हारा ड्वी हस्बैंड, ड्वी जानती हो ना? ऑफकोर्स जानती हो, तुम्हारे लिए ही तो हूं सिर्फ। ये सुन आरवी अयांश की ओर घूरती है कि तभी अयांश सक्षम को सामने कर देता है, अरे इसे घूरो, क्या पता तुम्हारी आंख की ज्वाला से ये यहीं भस्म हो जाए, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसके क्रियाक्रम के लिए चंदन की लड़की तो क्या सूखा भूसा भी खरीद सकूं। अयांश की इन बातों से जहां आरवी हैरान हो रही थी, वहां उसकी पकड़ में सक्षम का दम घुट रहा था। तभी सक्षम ने अपना जोर लगाकर अयांश के पेट में कोहनी दे मारी, जिसे वो थोड़ा पीछे हो गया। मौका पाकर वो आरवी को पकड़ने लगा कि उसी बीच आरवी ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। दूर रहो हमसे, पास आने का सोचा भी मत, दूसरी ओर सरकते। ये सुन और थप्पड़ खाकर सक्षम ने अपनी गाल को छुआ और दांत पीसते बोला, तुमने मुझे मारा, पल में सारा प्यार गायब, पहले थप्पड़ पर तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब फिर से मुझे रोकोगी, रोक कर दिखाओ, कहते वो फिर आरवी की बढ़ने लगा कि उसी बीच अयांश ने आकर उसकी बांह पकड़ उसे दूसरी तरफ घुमा दिया और बीच में आकर बोला, पहले तुझे उसकी ओर जाने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तब वो मेरी कुछ नहीं थी, अब जाकर दिखा, यही गाड़ दूंगा, बीवी है वो मेरी। चिल्लाते हुए ये सुनते ही सक्षम बोला, कुछ नहीं है तेरी वो, और ना रहने दूंगा, मेरी ना हो सकी तो तेरी भी नहीं होने दूंगा। गुस्से से चिल्लाते हुए इतना कह सक्षम ने पास पड़ी कुर्सी उठा ली और उसे अयांश की ओर फेंक दिया। अयांश उस कुर्सी को रोक पाता कि तभी आरवी अयांश को धक्का दे देती है, मिस्टर मेहरा, और वो साइड में जा गिरा और कुर्सी आकर आरवी के सिर के आ लगी। जैसे ही कुर्सी आरवी के सिर से टकराई, उसने आह करते अपना सिर पकड़ लिया। अयांश ने फट से आरवी की ओर देखा, आरवी, चिल्लाते हुए। सक्षम ने उसी वक्त अपने हाथों की ओर देखा, मैंने मेरी आरवी को मार दिया, कहते खुद से बड़बड़ाया। वो आरवी की ओर आने लगा कि तभी अयांश नीचे से उठकर आरवी के पास आ पहुंचा। उसने सक्षम को दूर धकेल दिया। आरवी के सिर से खून बहने लगा, वो उसी वक्त बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। ये देख अयांश की आंखें फैल गई। वो आरवी पुकारते उसी पल उसके पास चला आया। सक्षम नीचे से उठा और अयांश को आरवी को संभालते देख, दूर हट आरवी से कहते अयांश की ओर आने लगा कि तभी विनित पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। वो वहां पुलिस के साथ अयांश का फोन ट्रेस करके आ जाता है, जो कि उसकी गाड़ी में था, और विनित को भी सक्षम के इस पुराने घर की खबर थी, तो वो जान गया कि अयांश यहीं गया है और सक्षम भी वहीं मिलेगा, इसलिए वो पुलिस को लेकर वहां जल्द पहुंच गया। उनको वहां देख सक्षम डर गया, पुलिस, और हड़बड़ाते वहां से इधर उधर भागने लगा। तभी विनित उसे पकड़ लेता है और एक थप्पड़ मुंह पर जड़ते हुए बोला, बहुत भाग लिया, अब और नहीं, अब तेरा खेल खत्म, और उसे इंस्पेक्टर की ओर धकेल दिया, ले जाओ।
नाइट मोड इसे पुलिस की टीम सक्षम को उसी वक्त वहां से लेकर चली जाती है। उस वक्त भी सक्षम ने उनसे छूटने की कोशिश की पर अब आसान नहीं था, वो अकेला और उससे पकड़े रखने वाले ज्यादा तो बस गुस्से से दांत पीसते रह गया। विनित ने फट से अयांश कहते अयांश की ओर देखा जो आरवी को अपनी बाह पर लिए अपने एक हाथ से उसका सिर दबाए हुए था ताकि ज्यादा खून न बहे और अपने दूसरे हाथ से उसकी गाल छूते उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आरवी, आरवी आंखें खोलो, आरवी तुम ठीक हो ना? आरवी, परेशान होते हो? अयांश को इतना आरवी के लिए परेशान देख विनित उनकी ओर देखते मन ही मन बोला, इतनी नफरत के बाद भी तेरी ये परवाह साबित कर देगी कि अयांश मोहब्बत तो तुझे अब भी है। वो पल भर की मोहब्बत जो तू आरवी से कर बैठा था, जिसे तूने सीने में कहीं दबा कर रखा है, वो कभी ना कभी तेरी आरवी के लिए तेरे जहन में इस वक्त जो नफरत है उसे मिटा ही देगी। देखो तो जिसे खुद दर्द देता है उसे अपने आंखों के सामने तकलीफ में देख कितना बेचैन हो उठा है अयांश मेहरा। तभी अयांश ने विनित की ओर देखा, चोट लगी है इसे, बहुत खून बह रहा है इसका, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा अभी इसी वक्त। विनित ने हाँ में सिर हिलाया। तुम लेकर आओ, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, विनित बोला। अयांश ने हाँ में सिर हिलाया, जल्दी से आरवी को बाहों में उठाया और दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। अंडस को आरवी इमरजेंसी वार्ड में थी, डॉक्टर उसका अंदर चेकअप कर रहे होते हैं। अयांश वार्ड के बाहर परेशान होते इधर उधर चल रहा होता है। बार बार उसके कदम रुकते, वो वार्ड रूम के दरवाजे की ओर देखता पर कुछ भी न देख सकने के कारण झुंझलाता हुआ फिर वापस इधर से उधर चलने लगता। विनित वहीं हाथे बांधे दीवार से सटकर खड़ा था, तभी अयांश से बोला, फिक्र मत करो अयांश, उसे कुछ नहीं होगा। अयांश चलते चलते विनित की ओर देखते, कुछ होने भी नहीं दूंगा। विनित हल्का सा मुस्कुराते हुए, इतना प्यार? अयांश के कदम रुक गए और वो विनित की तरफ गुस्से से देखते बोला, प्यार नहीं नफरत, अगर वो मेरी बेहिसाब नफरत पाकर भी अपनी सांसें नहीं छोड़ सकती तो दुनिया की किसी भी चीज, किसी भी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं कि उससे उसकी सांसें छीन ले। जिसे तुम लोग पूछते हो वो भी ये नहीं कर सकता है, समझे? वापस इधर उधर चलते हुए, उसकी हालत बहुत खराब है, सिर में बहुत गहरी चोट आई है, खून भी आते आते काफी बह गया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी भी इमरजेंसी वार्ड में ही है। और तुम जिस ऊपर वाले की बात कर रहे हो, हाँ हम पूछते हैं उसे, तुम भी पूछ लो, क्या पता जल्दी सुन ले। सुना है कोई प्यार करने वाला अपने प्यार करने वाले के लिए दुआ मांगे तो जल्दी कबूल हो जाती है। अयांश, विनित कह ही रहा था कि अयांश ने उसकी ओर आते उसकी बात बीच में काट दी। नहीं पूछता और ना ही मुझे जरूरत है किसी को पूछने की। तुम पूछो, शौक से पूछो, वो भी पूछती है, बप्पा बप्पा करते नहीं थकती। क्या अच्छा हुआ है उसके साथ बता, इसलिए मैं यकीन खुद पर रखता हूँ और मुझे यकीन है कि उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। किसी के सहारे की जरूरत नहीं मुझे, जिसे तुम लोग सहारा मानते हो वो तो तुम्हें कुछ नहीं कहता पर तुम सब उसके सहारे बैठ जाते हो। मैं होने के इंतजार में नहीं बैठता कि हाँ हो जाएगा, खुद हो जाएगा। मैं करने में बिलीव रखता हूँ और मैं वही कर रहा हूँ। बेस्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम लगा रखी है मैंने, उसके ट्रीटमेंट में कहीं कमी ना होगी, ना इलाज में, ना उसके ठीक होने में। मुझे यकीन है उसे कुछ नहीं होगा। और हाँ, प्यार नहीं नफरत, अभी उसने मेरी नफरत देखी, कहा है बिना मेरी नफरत देखे वो दुनिया छोड़कर नहीं जा सकती। मुड़कर वार्ड की ओर देखते, तभी विनित अयांश को अपनी ओर घुमाते बोला, नफरत नफरत ना, देख चुका मैं तेरी नफरत, जिसे तरह अपनी बाहों में लेकर तू परेशान हो रहा था। उसकी बंद आंखें तुझे तड़पा रही थी, उसका बहता खून तुझे अंदर ही अंदर डरा रहा था, उसकी वो हालात तुझे बेचैन कर रही थी। ये मैं साफ देख पा रहा था अयांश, नफरत करने वाले बचाते नहीं है और तू उसे बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। और इस सब का प्रूफ तेरी शर्ट पर लगा ये आरवी का खून, जिसे पूरे रास्ते तू अपने सीने से लगाकर हॉस्पिटल लेकर आया है। ये नफरत है या प्यार? विनित बोल रहा होता है कि तभी अयांश बोल पड़ा, ये सब इसलिए कि मैं उसे गोल्ड मेडल नहीं देना चाहता। विनित हैरान होते, मतलब? अयांश हल्का सा मुस्कुराते हुए, और नहीं तो क्या, जो नहीं है वो तू देख रहा है और जो है वो तुझे दिखता नहीं। थोड़ी देरी कर दी थी तूने वहां आने में। अभी जो ये आरवी यहाँ है ना, यहाँ शायद मैं लेटा होता हॉस्पिटल में, अगर ये बीच में आती तो। सक्षम ने वो कुर्सी मुझे मारने के लिए मुझ पर फेंकी पर इसने मुझे धक्का दे दिया और वो इसके आ लगी। विनित सोचते हुए, ओह तभी मैं सोचूं कि वो सक्षम जो आरवी के लिए पागल था, उसने आरवी को क्यों मारा? इसका मतलब आरवी की ये हालत तुझे बचाने के चक्कर में हुई है, तुझे बचाकर वो खुद इस हालत में पहुंच गई। तू जो उसे हमेशा दर्द तकलीफ देता है, कितना कुछ किया है तूने उसके साथ, फिर भी उसने तेरी जान बचाई। यार अभी भी उसके लिए इतनी सख्ती क्यों? इमोशन छुपाकर बेरुखी भरी बातें कर रहा है। क्योंकि मैं इमोशनलेस हूँ, दिल है पर उसमें भी दिमाग रखता हूँ। और हाँ, मैंने थोड़ी कहा था बीच में आए, उसका मन होता तो वो खुद भी वो कुर्सी मेरे सिर पर मार देती। चलो माना उसने मेरी जान बचाई, मुझे चोट नहीं आई, पर इसके लिए मैं उसे कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं दिलवाने वाला। उसने मेरी जान बचाई, मैं उसकी बचा रहूं, दैट्स इट। कंधे उचकाते हुए विनित अयांश के कंधे पर हाथ रखते, यार तू ऐसे कैसे कर सकता है? वो तेरी जान बचाने के चक्कर में अंदर जूझ रही है जिंदगी और मौत के बीच, और तू है कि
तो क्या करूं, उसके हसान तले दब जाऊं? मैं भी बचा रहा हूं उसे एंड डोंट वेरी, उसकी जिंदगी और मौत दोनों के बीच मैं खड़ा हूं, तो ना चैन से जिंदगी जी पाएगी और ना ही चैन से मौत को गले लगा पाएगी। विनीत का हाथ अपने कंधे से हटाकर, सच में उसने मुझे लगने वाली चोट खुद पर लेकर जो भी महान काम किया है, मैं उसे कोई इनाम नहीं देने वाला, ना ही कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं चाहता कोई कहे कि उस लड़की ने अयांश मेहरा की जान बचाई। हाईलाइट वाली फिनलिंग उसे नहीं देनी है और मरने भी नहीं देना उसे, जो वो ऊपर कहीं जाकर खुश हो कि जिस मिस्टर मेहरा ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैंने उनकी जान बचाकर बहुत महान काम किया। मैंने अपने दुश्मन, अपने डेविल हस्बैंड का भला किया, पत्थरदिल इंसान को बचाया। दरियादिल लड़की ने कुछ ज्यादा ही खुश होकर ऊपर से ही बोलेगी कि आरवी चतुर्वेदी की बदौलत आज नीचे अयांश मेहरा जी पा रहा है, मेरी सांसें चल रही है उसी की वजह से। मैंने खुद मरकर उन्हें जिंदगी दी, बला बला वैसे भी कितना बोलती है वो, सो मैं उसका कोई एहसान अपने ऊपर नहीं लूंगा। जो बेवकूफी बीच में आकर उसने की उसे सुधारूंगा, उसे बचाऊंगा। आए बड़ी मुझे धक्का दिया, मेरी ओर आती उस कुर्सी को भी तो धक्का दे सकती थी पर नहीं। हीरोइन जो बनना है बन गई, अब लेटी है बेड पर सुध-बुध खोकर, पता भी नहीं होगा क्या हुआ है उसके साथ, गर्दन झटकाते हुए। ये सुन विनीत ने अपना सिर पकड़ लिया। बस भाई, हमें लगता हम ही बोलते, आज तो तुम भी अलग पटरी पर चढ़े हो जिसमें लगता कोई स्टेशन ही नहीं। और वो क्या बहुत बोलती है, लगता उसके साथ रहकर अब तुम भी, ऐसा लग रहा अपना नॉन स्टॉप स्पीकर तुम्हें दे गई। वैसे चोट उसे लगी है, सिर पर असर लगता है तुम पर हुआ है, कहीं तुम्हें तो चोट नहीं आई? अयांश के सिर की ओर अपना हाथ ले जाते तभी अयांश ने उसका हाथ झटका दिया। व्हाट द हेल, एम फाइन। विनीत उसे मुंह बनाकर देखते हुए, लग तो नहीं रहे हैं, लगता है बीवी के चक्कर में पति पागल हो गया है। काश ये मेंटल हॉस्पिटल होता तो तुम्हारा इलाज भी करवा लेता, और अब तो लगता है ये हॉस्पिटल भी किसी काम का नहीं। कब से पेशेंट को अंदर लिए बैठे हैं, ना बाहर आ रहे ना कुछ बता रहे। ये सुन अयांश विनीत के पास हुआ और उसकी गाल पर हल्की सी चपत लगाते बोला, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बोला ना उसे कुछ नहीं होगा। और हाँ, वो इतनी भी बेचारी नहीं कि उसकी चिंता में तुम अपनी जान सुखाओ। जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। पैंट में हाथ रखते हुए विनीत हैरान होते, इस वक्त कॉफी? ये इस कॉफी लाता हूँ और साथ में पता करता हूँ यहाँ दिमाग का इलाज भी होता है क्या? विनीत जाते जाते बोला। होता है तो करवाने ही आना, अयांश ने पीछे से कहा। विनीत पलटकर उसकी ओर देखता है तो अयांश ने उसे जाने का इशारा किया और फिर वो वहां से पैर पटकते चला गया। उसके जाते ही अयांश ने अपनी पेंट से हाथ निकाले और पीछे होकर पीठ दीवार के लगा ली, अपनी दोनों भी हथेली भी दीवार से लगा लेता है और अपना सिर आंखें मूंद दीवार से टिका लिया। कुछ पल खामोशी से वो वैसे ही खड़ा रहा, उसकी आंखों के सामने आरवी का खून से लथपथ चेहरा घूमने लगा और वो कुर्सी लगते ही उसकी आह की आवाज कानों में गूंज रही थी। वो सब याद करते आंसू अयांश की आंखों के किन्नरों पर चले आए। जैसे ही अयांश को अपनी भीगी पलकों का एहसास हुआ, उसने अपनी मुठिया भींच ली और फट से अपनी आंखें खोली, अपनी शर्ट से बाहम ऊपर कर आंखें साफ की और नहीं, कभी नहीं कहते वार्ड की ओर देख बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, अभी तो हमारी कहानी शुरू हुई है। आरवी चतुर्वेदी, नहीं आरवी मेहरा, बेशक मोहब्बत में कहानियां अधूरी रह जाती है, पर ये नफरत की कहानी जो तेरी और मेरी है, इसे पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है, तुम खुद भी नहीं। अभी तो इस नफरत में बहुत कुछ देखना बाकी है वाइफी, अभी तुम मेरा साथ कैसे छोड़ सकती हो? तंज भरी मुस्कान होठों पर लाते हुए अंडरस्को विनीत इमरजेंसी वार्ड की ओर आते, एक कप कॉफी मिली थी, वो भी उस कंपाउंडर ने गिरा दी। जाकर बोल देता हूँ नहीं है कॉफी यहाँ, ये कोई टाइम होता है कॉफी पीने का? सच कहूँ तो इसे पीनी ही नहीं थी, बस मुझे वहां से भगाना था और मैं हूँ जो चला जाता हूँ। ठीक है, चला ही गया। क्या भरोसा बीवी को उस हालत में देख पगलाया पति मुझे पर ही अपनी भड़ास निकाल दे। विनीत खुद से बोले आ रहा था कि तभी अयांश को डॉक्टर से बात करते देखा। वो भागा उनके पास आया। डॉक्टर्स डोंट वेरी, सी विल बी फाइन सून मिस्टर मेहरा, कह वहां से चले गए। विनीत अयांश की ओर देखते क्या बोले, खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अयांश ने विनीत की ओर देखते कहा तो विनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच? वो ठीक है ना? नहीं है तो हो जाएगी, और मुझ पर यकीन नहीं तो जा डॉक्टर से पूछ ले, अयांश ने जाते हुए डॉक्टर की ओर इशारा करते कहा। क्या बोल रहा है तू? मुझे तुझ पर आंख बंद करके खुद से भी ज्यादा भरोसा है। आरवी ठीक है, आई एम हैप्पी, बोलते विनीत अयांश के गले लग गया। अयांश विनीत को खुद से अलग करते, आंख बंद करके क्यों खुली आंख से भी भरोसा कर सकता है, या अंधा है? विनीत मासूम बच्चे की तरह, प्रॉब्लम क्या है, दिल न तोड़ो, ऐसा कहकर जज्बात देखना, अल्फाज छोड़। अच्छा तो मिला नहीं? क्यों? बेहोश है एंड रेस्ट कर रही है अभी? देखा भी नहीं? अंदर नहीं जा सकते? होश नहीं आया अभी तक? तुझे परमिशन की जरूरत है क्या? ये सुन विनीत की ओर घूरते अयांश बोला, नहीं है, बट मैं नहीं गया और अभी बेहोश ही है, और बेहोशी में वो इतनी भी अच्छी नहीं दिखती कि जाकर उसका दीदार करूं। ओहो क्या बात है, अच्छा है मेरे भाई को मेरी भाभी खामोश अच्छी नहीं लगती है ना? चल कोई ना, होश आए तब मिल लेना, दीदार कर लेना, तब तो वो तुझे बहुत प्यारी लगेगी। अच्छा बता, तू खुश है ना? वो अब खतरे से बाहर है, भौहें उचकाते हुए
इस पर अयांश कुछ नहीं बोला तो विनित फिर बोला, बोलना। अयांश, मेरी कॉफी कहाँ है? विनित, बीवी ठीक है, इसकी खुशी मनाना छोड़, तुझे कॉफी की पड़ी है। सच में खड़ूस बॉस है मेरा, जो पूछा वो बताना नहीं, कुछ और ही कहना है बस। अयांश वार्ड रूम की ओर देखते, बात तो ऐसे कर रहा है खुशी की, जैसे मेरी क्रश मेरी लाइफ में लौट आए हो और मैं खुशी मनाऊं। विनित सर खुजाते, क्या तुझे अब भी तेरी क्रश की पड़ी है? यहाँ तेरी मोहब्बत, तेरी बीवी हॉस्पिटल में है और तू उसे याद कर रहा है। अयांश विनित की ओर देखते, क्रश को कोई भूल सकता है क्या? विनित, शर्म कर ले थोड़ी, तू शादीशुदा है अब। अयांश, हाँ तो कहाँ लिखा है शादीशुदा लोगों को शर्म करनी चाहिए? मुझे जहां तक लगता है सबसे ज्यादा मात्रा में यही लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है, बिकॉज सारी शर्म तो तुम जैसे मासूमों के पास होती है। विनित उसे घूरते हुए, ये तारीफ थी या बेइज्जती अयांश, जिसके तू लायक है? फिर तो पक्का बेइज्जती ही थी। विनित बिना एक पल रुके बोल पड़ा। तो क्यों फालतू में मेरे सामने अपना मुंह खोलते हो और मुझे तुम्हारे जैसे ही तुमसे बातें करनी पड़ती है? आई मीन बकवास बातें, बिना सिर पैर की बातें। तुझे समझाने के चक्कर में अयांश मेहरा का लेवल कितना घट जाता है तुझे पता भी है। अयांश एटीट्यूड से बोला। तभी विनित अयांश के कंधे पर बाहें रखते हुए, ये छोड़ और तू मान चाहे ना मान, तमन्ना तो तेरी भी थी वो ठीक हो, खुशी तो तुझे भी है वो ठीक है, ख्वाहिश तेरी भी है वो तेरे साथ रहे। किसके साथ तेरा लेवल घट जाता है, किसके साथ तेरा लेवल बढ़ जाता है, नॉट इम्पोर्टेंट। इस वक्त एक बात बहुत मायने रखती है, वो ये कि आरवी के साथ अयांश मेहरा नहीं रहता। हाँ अयांश, तू नहीं रहता। एक नया ही अयांश दिखाई पड़ता है और देख उस अयांश को, और सच में उस अयांश से नया अयांश बेहतर है, बहुत बेहतर। जैसे ही विनित ये बोला अयांश का जबड़ा कस गया, उसने फट से विनित की बाहम झटकाकर अपने कंधे से हटा दी और कॉलर पकड़ते बोला, तुम कहना चाहते हो आई चेंज इट, जस्ट शट अप विनित। अयांश मेहरा ना बदला है और ना ही किसी के लिए बदल सकता है। मैं वही अयांश हूँ और हमेशा वही रहूंगा, जो ना किसी के जाने से बदल सकता है और ना ही आने से, अंडरस्टैंड? गुस्से से चिल्लाते हुए। तभी विनित इधर उधर देखते हुए, अयांश हॉस्पिटल है। ये सुन अयांश ने उसे छोड़ दिया और साइड में जाकर खड़ा हो गया। विनित मुंह से फूंकते हुए, इसे तो कुछ भी कहना मतलब खुद को मौत के कुएं में धकेलना। बच गया, पब्लिक प्लेस था सो, पर कोई बात नहीं अयांश, आज मैंने ये कहा है ना तो तुझे यकीन नहीं, पर कभी तेरा मन तुझे कहेगा यही सब, तब तो मानेगा ही ना। किसी के आने जाने से बेशक तुझे फर्क ना पड़े, पर आरवी वो है जिससे तुझे बहुत फर्क पड़ता है, पड़ रहा है और पड़ेगा। चलो मान लिया अयांश मेहरा बदल नहीं सकता, पर हाँ ये भी पक्का है आरवी के रहते हमें वो अयांश जरूर दिखेगा जिसे तू सबसे छुपाकर रखता है। मैंने देखा है जो अयांश पूरी दुनिया के सामने बना रहता है वो आरवी चतुर्वेदी के सामने नहीं रहता, रति भर ही सही पर बदल जाता है, कभी उसकी परवाह में तो कभी उसके बारे में सोचते हुए। अयांश की ओर देखते, तभी इमरजेंसी वार्ड से आरवी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। विनित वहीं बाहर बैठा होता है, अयांश भी वहीं साइड में खड़ा था। दोनों के बीच खामोशी पसरी हुई थी। विनित का फोन बार बार बज रहा होता है जिसे वो बार बार देखकर नजरअंदाज कर रहा होता है। तभी वार्ड रूम से नर्स बाहर आई और अयांश की ओर देख बोली, उनको होश आ गया है? अयांश ने हाँ में सिर हिलाया। आप मिल सकते हैं, कहकर नर्स वापस अंदर चली गई। तभी विनित उठा और अयांश की ओर देखते बोला, जाकर मिल ले, दादू का घर से बार बार फोन आ रहा है, चिंता हो रही होगी तो मैं उनको बता देता हूँ, आरवी बिल्कुल ठीक है। इतनी देर क्या कहता? यही सोच कॉल न उठाया उनका, होश नहीं आया था ना, अब होश आ गया है और ये अब ठीक है, सुनेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। एंड डोंट वेरी, हॉस्पिटल में है ये बात मैं अभी नहीं बताऊंगा उनको, वरना आरवी की चोट का सुन वो फिर खुद को ब्लेम करेंगे, तो तुम घर जाकर उनसे इस बारे में बात कर लेना। और हाँ, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन की जो भी फॉर्मेलिटीज है उन्हें भी फिल करके आता हूँ। इतना कह विनित वहां से चला गया। विनित के जाते ही अयांश ने अपने कदम वार्ड रूम की ओर बढ़ाए। अयांश धीरे से दरवाजा खोलता है। अयांश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा बेड पर लेटी आरवी अधखुली आंखों से उस ओर ही देख रही होती है। अयांश के कदम वहीं रुक गए और आंखें आरवी पर जम गईं। वो वहीं खड़े आरवी के सिर पर हाथ पर बंदी पट्टियों की ओर देखने लगा, जिसे देख उसकी वक्त भौहें सिकुड़ गई और गुस्से से जबड़ा भी कस गया। आरवी ने अयांश की खून से सनी शर्ट देख उसके चेहरे पर नजर डाली, जिससे गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। आरवी के होंठ कुछ कहने को हुए कि तभी अयांश वहां से चला गया। अयांश के यूं चले जाने से आरवी ने अपनी आंखें कसकर भींच ली और मन ही मन खुद से बोली, इतना गुस्सा, इतनी नफरत की क्या वजह है मिस्टर मेहरा? कहीं सक्षम की वजह से तो नहीं, पर उसने तो दोस्ती में आपको और प्यार में मुझे धोखा दिया है। जब हम दोनों के भरोसे के साथ वो खेला है तो आपका बर्ताव मेरे साथ ऐसा क्यों? किस बात की सजा, क्यों दर्द दे रहे हैं आप? जबकि मैं तो खुद सक्षम का सच नहीं जानती थी और ये बात आप खुद भी जानते हैं मिस्टर मेहरा। मैंने तो आपको कोई धोखा न दिया, ना कुछ गलत किया। फिर क्यों? मेरे इस क्यों का जवाब देंगे ना आप, और देंगे तो कब देंगे? विनित फोन पर बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर वहां से जाते अयांश पर पड़ी। उसे जाते देख विनित मन ही मन खुद से बोला, इतनी जल्दी मिल भी लिया आरवी से, और ये इतने गुस्से और तेजी में कहाँ जा रहा है? तभी दूसरी ओर से आवाज आई,
हेलो विनित। हाँ दादू, दादू मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और हाँ हम सब जल्द घर आ रहे हैं, डोंट वेरी। कहते विनित ने फोन कट किया और अयांश के पीछे भागा। अयांश अपने शर्ट की बाजू सही से फोल्ड करते हुए हॉस्पिटल के बाहर की ओर बढ़ रहा होता है। विनित पीछे से उसे आवाज दे रहा था पर उसने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। विनित ने अपनी स्पीड बढ़ाई और साथ आ गया और तेजी से चलते हुए हौंकते हुए बोला, आवाज दे रहा सुनता नहीं क्या? सुना तो रुका क्यों नहीं? यूं ही नाइट मोड। क्या यूं ही? मेरा चीखते भागते बुरा हाल हो गया, देख सांस भी नहीं ली जा रही है ठीक से। विनित आह भरते बोला। तो किसने कहा चीखो भागो, आराम दो खुद को, ठहर जाओ थोड़ी देर, सांसें सही से चलने लगेगी। अयांश ने अपने कदमों में और तेजी लाते कहा। विनित साथ साथ भागते, कमाल है, अगर मैं ठहर गया तो तू निकल जाएगा। अच्छा बता अब क्या हुआ और इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है? अयांश चलते चलते, मेरा छोड़ो ये बताओ सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है ना? जैसा कहा था सब हो गया ना? हाँ हॉस्पिटल का सब हो गया है, तुमने बोला था कि आरवी को जल्द ले जाना है यहाँ से घर, किसी को पता नहीं चलेगा अयांश मेहरा की वाइफ के साथ हुए इस एक्सीडेंट के बारे में, तो मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। अभी सुबह होने में कुछ घंटे बाकी है, सुबह होते सब अरेंजमेंट घर पर हो जाएंगे, आरवी को वहीं हॉस्पिटल की सब फैसिलिटी मिल जाएगी, डॉक्टर नर्स सब। और मेरी इंस्पेक्टर से भी बात हो गई है, सक्षम वालिया स्ट्रिक्ट कस्टडी में है, बहुत टाइट सिक्योरिटी के बीच, अब उसका बच पाना भाग पाना आसान नहीं, मैंने पहले ही कहा था तुझे उसको जेल में ही डलवा दो, अगर तू पुरानी मिल में रखने की बजाय पुलिस के हवाले करता तो आज जो हुआ वो नहीं होता। विनित के ये कहते ही अयांश के कदम रुक गए, उससे बिना विनित की ओर देखे कहा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जो पछताना पड़े, एक बार मौका मिला उसे भागने का, बार बार मिले इतनी भी उसकी किस्मत अच्छी नहीं, उसकी किस्मत उसी दिन मेरे हाथों में आ गई थी जब उसका सच जाना था, और मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसे पुरानी मिल में उस हालात में रखकर कुछ सजा देना तो मेरा भी बनता है, कानून तो अपना काम कभी भी कर सकता है। वो तो तू वहां भी कर देता, जैसा सलूक उसके साथ पुरानी मिल में हुआ वहां जेल में भी हो जाता। नहीं होता, जेल में सब कैदी होते हैं और वो मेरा गुनाहगार, स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाता ना उसे, जैसा पुरानी मिल में उसे फील करवाया मैंने। और तू क्या चाहता है सबको पता चले कि अयांश मेहरा के करीबी दोस्त ने उसके साथ धोखा किया? अयांश ने विनित की ओर देखते कहा। ये सुन विनित खामोश हो गया और उसने नजरें झुका ली, तभी अयांश बोला, सक्षम वालिया जो लाइफ जी रहा था हाई स्टैंडर्ड वाली, उसे एक ही झटके में मैंने ऐसी लाइफ दे दी जहां उसकी पंसत का कुछ न था, ना खाना ना पीना और ना चैन से सोना। पहले जेल में डाल देता तो उसे अपने जैसे ही दिखते चारों और तो शायद ही ज्यादा मुश्किल होता उसका वहां रहना, पर जैसे मैंने उसे रखा और उसके साथ किया, वो तो उसने ख्याल में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो अकेला था उस जगह, रह रहे उसे दर्द मिल रहा था, मार पड़ रही थी, सो जो मैं चाहता था वही उसके साथ मेरे कहने पर हुआ, मैंने उसकी जिंदगी पल भर में बदल ली। आसमां के ख्वाब देखने वाले सक्षम वालिया का अब जमी पर भी रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। दांत पीसते हुए विनित ने हाँ में सिर हिलाया। हम पर वो वहां से भाग तो निकला ना, और तूने ये तो नहीं सोचा था ना? ये सुनते ही अयांश की भौहें सिकुड़ गई और उसने गुस्से से मुट्ठी भींचते बोला, ये उन लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ, पर ऐसी लापरवाही करने वालों के साथ मुझे क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। विनित हैरान होते, तू क्या करने वाला धीरू और उसके आदमियों के साथ? अयांश हल्का सा मुस्कुराते हुए, मेरे दिए काम में कोई गलती करे, आई डोंट लाइक, उनसे हुई लापरवाही अब उन्हें अच्छे से काम करना सिखाएगी, अपनी आगे की लाइफ में कभी इतने केयरलेस होकर काम नहीं करेंगे। मतलब तुमने क्या करने का सोचा है अयांश उनके साथ? और उन्होंने तो माफी मांगी थी ना? सक्षम चालाकी कर निकल गया वहां से। नजर हटी, दुर्घटना घटी, इतना कहते ही अयांश अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया जो कि पार्किंग एरिया में खड़ी थी। बोल अयांश, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कम से कम इतना तो बता दे, अब कहाँ जा रहा है? आरवी यहाँ अकेली है? घर जा रहा हूँ। अकेली कैसी है? उसका देवर जो उसके साथ है, अयांश ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। ये सुन विनित के कदम रुक गए, वो अयांश की ओर देखते रहा और वो वहां से उसी वक्त चला गया। कमाल है, जब मैं उसे भाभी बोलूं तो सीधा गला पकड़ लेता है, और अब देखो देवर के नाम से खुद ही मुझे बुलाकर चला गया। पता नहीं ये अयांश मेहरा कैसी अजब गजब सी पहेली है, जितना समझूं उतना ही उलझा नजर आता है, विनित ने खुद से कहा। तभी उसका फोन बजता है, फोन रिसीव कर विनित ने बात की और फिर फोन कटकर पैंट में रखते हुए बोला, ओ तो धीरू और उसके आदमियों को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया अयांश ने। और सक्षम वालिया को तो वैसे ही उम्र भर जेल में साड़ने वाला है, फांसी जैसी आसान मौत तो उसे अयांश देगा ही नहीं। किसी से गुनाह हो जाए या बड़ी गलती, अयांश तू उन सबको अपने हिसाब से सजा देता है, माफी की गुंजाइश नामात्र है, भूल सुधारने का मौका भी तू किसी को 1-2% ही देता है, वो भी तब जब तेरा मन करता है, वरना तेरा दिया मौका और माफी कहाँ किसी को मिल पाती है। सोच सोचकर डर लग रहा है मुझे अब, इतना तो जान गया कि सक्षम की वजह से तू आरवी के साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर रहा है, वजह कुछ और है, और क्या वो सिर्फ तुझे पता है? लगता नहीं आरवी ने कोई बड़ा गुनाह किया है या कुछ गलत। फिर भी उससे तुझे नफरत है क्यों?
काश अयांश इस मामले में तुझसे कोई गुनाह और गलती ना हो जाए, वरना दूसरों को सजा देने वाला खुद के साथ क्या करेगा, ये सोच मेरी सांसें थम सी जाती है, मुंह से फूंकते हुए। इतना कह विनीत मुड़कर वापस हॉस्पिटल में चला गया। आरवी के पास वार्ड में पहुंचा तो नर्स ने बताया कि ये सो चुकी है, इंजेक्शन का डोज हैवी था, पूरी तरह होश आने में वक्त लगेगा। विनीत ने हाँ में सिर हिलाया और आरवी के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते मन ही मन बोला, समझ नहीं आता आरवी क्या दुआ मांगू। तुमसे कुछ गलत ना हुआ हो या मेरे दोस्त अयांश को कुछ गलतफहमी ना हुई को तुमको लेकर, तुम्हें देख लगता है तुम किसी को हट नहीं कर सकती हो, उल्टा तुम्हें हट किया उस सक्षम वालिया ने अपनी चालाकी से, धोखे से, झूठा प्यार दिखाकर। अयांश का भी समझ नहीं आता वो क्यों तुमसे नफरत करने लगा, क्यों नाराज है। और सच कहूं तो आज से पहले अयांश मेहरा से कोई गलती कोई गुनाह नहीं हुआ है, अनजाने में भी। फिलहाल तो यही चाहता हूं तुम जल्द ठीक हो जाओ, दादू बहुत परेशान है, वेट कर रहे हैं घर पर। इतना कह विनीत ध्यान रखना नर्स से कहकर बाहर आकर बैठ गया। उधर अयांश घर पहुंचा तो देखा दिनकर जी सोफे से सिर टिकाए हॉल में ही बैठे थे। राधे भी उनके पैरों के पास बैठा था। तभी अयांश के कदमों की आहट सुन दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। अयांश हैरान होता दिनकर जी के पास आया, तब तक राधे खड़ा होकर दूर हो गया। तभी अयांश राधे पर चिल्लाते हुए बोला, दादू को सुलाया नहीं तुमने, ये अपने कमरे में होने चाहिए ना, यहाँ क्यों बैठा कर रखा है। राधे नजरें झुकाते हुए, वो अयांश बाबा मैंने कहा था पर मालिक माने ही नहीं। तभी दिनकर जी उठ खड़े हुए और अयांश की ओर देख बोले, चिल्लाना और डांटना बंद कर, मैं ही नहीं गया, बस दरवाजे की ओर देखते। आरवी कहाँ है अंशु, तू लाने गया था ना, मैं यहीं बैठा इंतजार कर रहा था उसका, ले आया ना उसे। तभी अयांश ने दिनकर जी को कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाया, बैठिए, पानी लेकर आओ दादू के लिए। जी कहते राधे भागकर पानी लाने चला गया। तभी दिनकर जी का ध्यान अयांश की व्हाइट शर्ट पर गया जो खून से सनी हुई थी। ये देख वो घबरा गए और शर्ट छूते बोले, खून अंशु ये क्या है, सब ठीक है, वो बच्ची ठीक है ना, कहाँ है। विनीत बोला था आ रहे हैं, जल्द घर लेकर बोलना। बेटा कहाँ है वो, चुप क्यों है, उसे कुछ हुआ तो नहीं, ये खून किसका है, तुझे तो चोट नहीं आई। एक ही साथ दिनकर जी ने इतने सवाल कर डाले कि अयांश उन्हें शांत करवाने के लिए उनका चेहरा हाथों में थाम लिया। रिलैक्स दादू रिलैक्स, सब ठीक है, मैं आपको सब बताता हूँ, आप शांत हो जाए प्लीज, शांत। तभी राधे 2 गिलास पानी ले आया। अयांश ने उससे गिलास लिया, पानी पीजिए। दिनकर जी हाथ हटाने लगे तो अयांश ने, पहले पानी पीजिए दादू, कहते उनको पानी पिलाया। राधे ने अयांश को पानी देना चाहा तो उसने उसे घूरकर देखा। ये देख राधे पीछे होकर खड़ा हो गया। बात क्या है, विनीत तो कुछ और ही बोल रहा था, अंशु बता ना बेटा। दिनकर जी ने फिर अयांश से परेशान होते पूछा तो अयांश उनका हाथ थामे बोला, मैं उसे बचाने पहुंच गया था, उसके सामने सक्षम का सच भी आ गया। मुझे मारने के लिए सक्षम ने मेरी तरफ कुर्सी फेंकी तो वो बीच में आ गई, मुझे धक्का देकर चोट लगने से बचा लिया, पर वो कुर्सी खुद उसके आ लगी, उसके सिर में चोट लग गई थी दादू। मैं और विनीत उसे फिर हॉस्पिटल ले गए, इलाज करवा दिया, अब ठीक है, होश भी आ चुका है। कहते अयांश ने दिनकर जी को जो बताना था वो बता दिया। दिनकर जी हैरान होते, क्या उस बच्ची को चोट लग गई, हॉस्पिटल में है और मुझे बताया भी नहीं। ये आप भी जानते हैं क्यों नहीं बताया, पहले ही परेशान थे और हो जाते, और अब बता दिया तब भी देखो परेशान हो रहे हो। कहा ना आपसे वो ठीक है अब दादू। परेशान ना हो तो क्या खुशी मनाऊं, ना मैं भेजता ना ये सब होता उसके साथ। दिनकर जी अयांश से अपने हाथ छुड़ा सर पकड़ते बोले। अयांश उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, डोंट डू दिस, आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते हैं दादू और ना ही करेंगे। सुना आपने, ये बात फिर नहीं होनी चाहिए आपकी जुबान से। दिनकर जी ने अयांश की ओर देखा, ये खून उसका ही है। अयांश ने हाँ में सिर हिलाया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त लग गया। वो पक्का ठीक है ना, सच में उसे होश तो आ गया ना, कोई और बात तो नहीं है ना, वो घर क्यों नहीं आए। दिनकर जी ने फिर सवाल किया। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा दादू, आपको यकीन नहीं मुझ पर है, पर तू सच भी तो छुपाता है ना। ये सुन अयांश दूसरी तरफ देखते, सच छुपाने और झूठ बोलने में फर्क होता है दादू, और ये आप भी जानते हैं, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। विनीत बता नहीं पाया, पर मैंने आपसे जो कहा है सच कहा है, अभी वो ठीक है, आप यूं ही चिंता कर रहे इतनी। दिनकर जी, कैसे ना करूं चिंता, मेरे पोते को बचाकर खुद मार खा ली उस बच्चे ने, और वो तकलीफ है। तुम घर क्यों आए, तुम्हें वहीं रोकना चाहिए था ना बेटा, उसने जान बचाई है तेरी। ये सुन अयांश उनकी ओर देखते, हाँ तो मैंने भी बचा दी, और वहां विनीत है दादू। दिनकर जी, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मिलना है अभी आरवी से। नहीं दादू, आप कहीं नहीं जाएगी, वो सुबह होते ही घर आ जाएगी, तब मिल लेना। मैंने कहा ना आपसे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है उसकी, डॉक्टर है वहां और आप रात भर नहीं सोए, आपको आराम करना चाहिए। अयांश दिनकर जी समझाते हुए बोला। दिनकर जी ना में सिर हिलाते, नहीं मैं ठीक हूं, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। ये सुनते ही अयांश सोफे से उठ गया। राधे दादू को कमरे में लेकर जाओ। दिनकर जी भी उठते हुए, मैं हॉस्पिटल जाने की बात कर रहा हूं अंशु। जानता हूं पर आप नहीं जाएंगे, आए तब मिल लेना।
जिद मत कीजिए, जाकर रेस्ट कीजिए। वो तो जिद करने का हक सिर्फ तुम्हें है, मैं जिद नहीं कर रहा, चिंता हो रही मुझे उसकी, खुद भी घर चला आया। फिलहाल तो ये आप भी जानते हैं दादू, यहाँ कौन कितना जिद्दी है, फालतू की चिंता करना बंद कीजिए, वरना याद रखिए आपको हुई थोड़ी सी तकलीफ का हर्जाना वहीं भरेगी और घर आएगी तब मिलना तो दूर, मैं आपको उसे देखने भी नहीं दूंगा। मेरी बात मानिए और जाइए कमरे में, लेकर जाओ राधे, अयांश थोड़ा सा सख्ती से बोला। ये सुन दिनकर जी अयांश के चेहरे की ओर एकटक देखने लगे, तभी राधे उनके पास आते बोला, चलिए मालिक, अयांश बाबा सही कह रहे हैं, आपका आराम करना जरूरी है। तभी दिनकर जी बोली, पूरी दुनिया से सख्ती से बात करने वाला अयांश मेहरा आज मुझसे उसी लहजे में बात कर रहा है। मेरा अंशु तो यहाँ है ही नहीं। आंखों में नमी लाते, मैं पूरी दुनिया से किस भी तरह से पेश आऊं पर आपके लिए आपका अंशु ही रहूंगा। खुद को तकलीफ मत दीजिए, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। समझाने की या ब्लैकमेल करने की? ऐसा कुछ नहीं है दादू, आप मानेंगे नहीं तो जिस तरह मजबूरन मुझे आपसे ऐसे बातें करनी पड़ रही है, आप जिद पर अड़े रहे हॉस्पिटल जाने की, तो मुझे वो सब भी करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मेरे दादू किसी की परवाह में खुद बीमार पड़ जाएं, और हाँ, मैं वहां नहीं रुका क्योंकि उसे मेरी नहीं, फिलहाल डॉक्टर्स की जरूरत है। अयांश ने दिनकर जी की बाह पर हाथ रखते हुए कहा। तभी दिनकर जी ने अयांश का हाथ झटका दिया, मत बन अंशु, ऐसा मत बन, तुझे बचाते हुए उसकी हालत हो गई है वो, और तू अब भी उसके बारे में सख्ती से बात कर रहा बेटा, जबकि इस वक्त उसे साथ प्यार की जरूरत है, शारीरिक तौर पर नहीं मानसिक तौर पर भी उसने चोट खाई है, भूल मत। ये सुन अयांश हल्का सा मुस्कुरा दिया, मैंने भी उसे कितनी तकलीफ, कितना दर्द, कितनी चोट देनी चाहिए है दादू, पर वो बिल्कुल विचलित न हुई। ये आप शायद जान पाए हो, उसमें सहने और सर सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत है, तो फिलहाल मिली शारीरिक मानसिक चोट उसे विचलित नहीं कर पाएगी। इतनी भी कमजोर नहीं है वो, आप यूं ही बच्ची बच्ची कहते हो। ये जानते हुए भी तू उसके साथ वो सब करता है। वो कमजोर नहीं सह सकती है, ये ना हो कि बेटा वो हिम्मत दिखाते दिखाते एक दिन पूरी तरह कमजोर पड़ जाए, सहते सहते टूट जाए। हद से ज्यादा सहना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और वो बिखर जाता है। फिर हर चीज की एक सीमा होती है और वो कोई पत्थर नहीं, उससे भी सब कुछ महसूस होता है। दिनकर जी की ये बात सुनते ही अयांश वहां से दूसरी तरफ नजरें घुमा लेता है। ले जाओ दादू को राधे, जा रहा हूं क्योंकि मैं तुझे जानता हूं, जो कहे करके रहता है, मुझे आरवी से मिलना है, बातें भी करनी है, साथ खाना भी खाना है, वो भी उसी के पंसद का मसालेदार, इसलिए तेरी बात मान रहा हूं, वरना तू तो क्या, तेरा बाप मुझे कहीं जाने से नहीं रोक सका। तेरे बाप का भी बाप हूं, पता है ना। ये सुन अयांश का जबड़ा कस गया और वो दिनकर जी की ओर देख बोला, आप उस लड़की के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे दादू, और मेरे बाप का जिक्र जरूरी नहीं है, गुस्से से। ये सुनते ही दिनकर जी ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से दे मारी। ये देख अयांश फिर दूसरी तरफ देखने लगा। भूलिए मत, आप पोते हैं हमारे, प्यार करते हैं आपसे, इसलिए आपकी मानते हैं और सुनते हैं आपकी बेटा। और हाँ, जिद और लहजा बदलने का हक सिर्फ आपको ही नहीं है। अंशु बनकर बात करोगे तो सामने दादू मिलेंगे, आप भी जानते हैं हम भी दिनकर मेहरा है, अपनी पर आए तो आपकी भी नहीं चलने देंगे। ये सुनते ही अयांश ने मुट्ठी भींच ली। तभी दिनकर जी फिर बोल पड़े, मेरे सवाल, मेरा बोलना आपको रास नहीं आ रहा होगा, परेशान हो रहे हैं ना, गुस्सा भी आ रहा है, पर खामोश है सामने दादू जो है। बस आखिरी सवाल, उसके साथ क्या किया है वो फिर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मुझे वो वापस नहीं चाहिए हमारी जिंदगी में जिसने धोखा दिया है हमें। अयांश दिनकर जी की ओर देखते, वो अपनी असली जगह पहुंच चुका है, कभी नहीं आएगा वापस, इस बारे में आप मत सोचिए, उसे जहां होना चाहिए वहीं पहुंचा कर आया हूं। इतना सुन दिनकर जी राधे के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गए और जाते जाते राधे से बोले, आरवी के आते ही बता देना मुझे वो आ गई, और हाँ, तुम्हें जो बोला है वो बनाने में अभी लग जाओ। नहीं नहीं, एक बार डॉक्टर से पूछ ले क्या दे सकते हैं क्या नहीं, वो तो चटोरी है पर उसकी तबीयत का भी तो ख्याल रखना है। जी मालिक। अयांश जब तक वो अपने कमरे में नहीं चले गए उनकी ओर देखता रहा। जैसे ही आंखों से ओझल हुए अयांश अपने कमरे में चला आया, रूम बंद किया और शर्ट उतारकर वहीं जमीन पर फेंक दी। तभी उस शर्ट पर लगे खून की ओर देख बोला, 4 दिन में तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया मेरे दादू पर कि तुम्हारे लिए उन्होंने उस लहजे में मुझसे बात की जो उन्होंने आज तक नहीं अपनाया था। इतनी परवाह, इतना ख्याल तुम्हारा, सोचकर परेशान हो रहा हूं, जब तुम्हारा सच उनके सामने आएगा तो क्या बीतेगी उन पर। क्या सक्षम का सच जान उन्होंने खुद को संभाल लिया, तुम्हारे बारे में जान वो संभाल पाएंगे। मैं संभाल पाऊंगा उनको, कहीं उन्हें नजर आ रही तुम्हारी 4 दिन की मासूमियत हमेशा के लिए उनकी तकलीफ का कारण ना बन जाए। उनको लगता है शादी तो कर ली मैंने, पर तुम्हारी मेरी बनती नहीं अभी, इसलिए लड़ते हैं, पर यकीनन जिस दिन तुम्हारा सच बाहर आया ना, तुम्हें पंसद करने वाले भी मुंह फेर लेंगे तुमसे, चाहे फिर वो दादू हो, विनित हो या राधे। पर तुम्हारा सच बताऊं तुम्हें और सबको, या दादू विनित को तकलीफ दूर, जानबूझकर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, अपना सिर पकड़ते हुए, मैं सच में तुमसे नफरत करता हूं, इतनी नफरत की दादू विनित का तुम्हारी फिक्र करना भी रास नहीं आ रहा मुझे, और आज तुम्हारे लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कि तुम तकलीफ में हो, नहीं फर्क पड़ता मुझे, आज मेरी नफरत और बढ़ गई।
मेरे दादू ने ही मेरे साथ अलग तरह से बात नहीं की, तुम्हारी वजह से ब्लकी मुझे धोखा देने वाला सक्षम वालिया आज मुझे मारने वाला था, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। बट नहीं आरवी, जितनी भोली तुम बनती हो उतनी हो नहीं, ये सच सबके सामने जरूर आएंगे, तुम्हें आईना दिखाएगा अयांश मेहरा। तुमसे तुम्हारे अपने बेशक छीन सकता हूं मैं, पर तुम्हें मेरे अपने नहीं छीनने दूंगा। इतना कह अयांश गुस्सा करता बाथरूम में चला गया और शॉवर के नीचे खामोश खड़ा हो गया। तभी उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा, और ना ही खुद को तुम्हारे सामने कमजोर पड़ने दूंगा, नहीं पड़ने दूंगा, कोई हो या ना हो मैं वाकिफ हूं तुम्हारी इस झूठी मासूमियत के पीछे की चालाकी और असलियत से। अंडरस्को पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा पसरा हुआ था। विनीत डॉक्टर नर्स के साथ आरवी को लेकर मेहरा सदन पहुंचा। विनीत अपनी गाड़ी में ही आरवी को लेकर आया, क्योंकि एम्बुलेंस के लिए अयांश ने साफ मना कर दिया था। वो नहीं चाहता इस एक्सीडेंट के बारे में मीडिया या किसी को कुछ भी खबर हो। आरवी पीछे की सीट पर नस का सहारा लेकर लेटी थी। विनीत ने जैसे ही गाड़ी रोकी तो देखा सामने अयांश खड़ा था, जिसे देख विनीत हल्का सा मुस्कुराते खुद से ही बड़बड़ाते बोला, लो चैन तो यहां भी नहीं, इंतजार में पलके बिछाए खड़ा है। तभी पास की सीट पर बैठा डॉक्टर बोला, कुछ कहा आपने? जी घर आगगा उतरिए, विनीत बोला और डॉक्टर के साथ खुद भी गाड़ी से बाहर निकल गया। जैसे ही अयांश पास आकर कुछ बोलता विनीत पीछे की सीट की ओर इशारा करते बोला, पीछे है भाभी। अयांश ने विनीत को घूरा और आरवी पर नजर डाली, जो पीछे की सीट पर आंखें बंद किए लेटी थी नस के कंधे पर, जिसने सिर टिका रहा था और जिसे नस ने पकड़ा भी होता है। ये देखते ही अयांश का जबड़ा कस गया और वो विनीत पर चिल्लाते हुए बोला, ऐसे कौन लाता है, जानता है ना अभी एक्सीडेंट हुआ है इसका, ये कोई कंफर्टेबल तरीका है लाने का, चोट आई हुई है इसे। तभी डॉक्टर अयांश की ओर आते, मिस्टर मेहरा शांत, पेशेंट के पास इतना चिल्लाना ठीक नहीं है, सर पर चोट आई है और शोर से उन्हें और तकलीफ हो सकती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अयांश ने डॉक्टर की ओर देता तो वो नजरें झुकाकर थोड़ा पीछे खड़े हो गए। विनीत हामी भरते, हाँ यार देख सो रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और कैसे लाता, एम्बुलेंस के लिए तो मना किया था ना तूने, तो ऐसे ही लाना पड़ा वरना सुला कर लाता। सुला कर तो इसमें भी ला सकते थे, या जगह कम पड़ गई थी। अयांश विनीत और डॉक्टर दोनों की ओर देख बोला तो विनीत बोला, बोला था यार, पर ये मानी ही नहीं, बोली लेटे लेटे थक गई, मैं ठीक हूँ, बैठकर ही जाऊंगी। डॉक्टर, यस मिस्टर मेहरा, हमें बहुत कहा पर ये जिद करने लगी और आपने जल्द घर आने को कहा तो आना पड़ेगा, जैसे ये आना चाहती थी। आपको डॉक्टर किसने बनाया? पेशेंट डॉक्टर की सुनते हैं या डॉक्टर पेशेंट की? अयांश के ये कहते ही डॉक्टर खामोश होकर फिर अपनी नजरें झुका लेता है। तभी अयांश विनीत से बोला, तुझे इसकी माननी चाहिए या मेरी? घूरते हुए विनीत थूक निगलते हुए, आपकी बॉस, सॉरी, और तभी वहां से निकलने में ही भलाई समझ विनीत डॉक्टर से बोला, चलिए हम अंदर देख ले, सब रेडी है ना, जो भी चीजें चाहिए यहाँ है या नहीं? ये हस्बैंड अपनी वाइफ को ले आएगा अंदर पूरे कंफर्टेबल जोन के साथ, जो अपनी वाइफ के लिए घर को हॉस्पिटल बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है। विनीत के ये कहते ही अयांश उससे कुछ बोल पाता कि विनीत डॉक्टर को लेकर अंदर की ओर बढ़ गया। जाते जाते डॉक्टर विनीत से बोला, ये मिस्टर मेहरा ऐसे ही गुस्सा करते रहते हैं क्या हमेशा? विनीत साथ चलते हुए, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे आप जानते नहीं, फैमिली डॉक्टर है आप, फिर भी कैसा सवाल कर रहे हैं, और हाँ गुस्सा करते हैं, पर आज ये चिल्लाना हमें डांटना गुस्सा नहीं, प्यार परवाह थी अपनी वाइफ के लिए मिस्टर अयाश मेहरा की। सच में प्यार में बड़ा पागलपन होता, बंदा कितना भी चाह ले खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं पाता। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराते हुए, लगता है आपको प्यार के बारे में काफी कुछ पता है। विनीत, अजी छोड़िए, अभी हम उस बीमारी से दूर है जिस दिन मुझे जकड़ा प्यार नाम की बीमारी ने, आप भी इलाज ना कर पाएंगे डॉक्टर साहब, मैं तो बस जो देख रहा हूं वही बोल रहा हूं। डॉक्टर, लाइलाज बीमारी का इलाज मैं तो कहा कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता बरखुरदार, वैसे देख तो मैं भी रहा हूं और अच्छा भी लग रहा है, सोचा नहीं था दिनकर जी के अलावा अयांश मेहरा किसी और के भी इतना परेशान बेचैन हो उठेगा। विनीत मुस्कुराते हुए, बहुत कुछ होने वाला है जो हम तो क्या कोई भी नहीं सोच सकता है डॉक्टर साहब, बात जब किसी अपने की आती है तो सख्त से सख्त बंदा भी नर्म पड़ जाता है। मौसमी बदलाव देख हवाएं भी तो रूख बदल लेती है, यहाँ तो अभी मिजाज बदल रहे हैं, सीने में दिल तो अयांश के भी धड़कता, चाहे फिलहाल वो पत्थर सामान ही क्यों ना हो। बेशक पत्थर पिघले ना पूरी तरह, पर उस पर निशान तो पड़ ही जाते हैं, सुना ही होगा आपने। डॉक्टर, बेशक सुना है, विनीत रस्सी के बार बार प्रहार से पत्थर पर भी वो अपनी छाप छोड़ देती है, क्या पता ये शादी मिसेज मेहरा अयांश पर भी अपनी छाप छोड़ दे, और जो दिनकर जी से हमने सुना है अयांश के बारे में जो कभी था वो देखने को मिल जाए। बीवी का प्यार डेफिनेटली इनके सख्त को कम कर सकता है। विनीत डॉक्टर के कंधे पर हाथ डालते, क्या बात है डॉक्टर, बुखार के पेशेंट्स देखने की बजाय प्यार के मरीजों का तो इलाज नहीं करने लग गए? डॉक्टर हंसते हुए, नहीं नहीं, हम उस बीमारी की नहीं पकड़ते विनीत जिसका इलाज कहीं नहीं, उसकी नब्ज ही पकड़ में नहीं आती। ये तो दो लोगों के बीच का मामला होता है जहां मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, और भूल गए भाई हम भी शादीशुदा है, चाहो या ना चाहो, शादी प्यार बीवी ये चीजें हालात ही नहीं इंसान को बदलने की भी काबिलियत रखती है, तुम अभी नहीं समझोगे, वक्त आने पर पता चलेगा।
विनित, ओह अच्छा, तो वो उस वक्त पर देखेंगे। फिलहाल अयांश के अंदर पहुंचने से पहले हमें अंदर जाकर सब चेक करना है, सब ठीक है ना, कहीं पता चले हम हॉस्पिटल में मिले। बातों पर कम, कदमों की रफ्तार बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। और दोनों तेजी से चलते हुए अंदर चले गए। विनित को डॉक्टर के साथ अंदर आते देख राधे बोला, आप गए उनको लेकर? विनित ने हाँ में सिर हिलाया। अयांश ला रहा है अंदर, तो राधे खुशी से दिनकर जी के कमरे की ओर बढ़ते बोला, मालिक को अभी जाकर बताते हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं, जानकर खुश हो जाएंगे। तभी विनित की नजर ऊपर से नीचे आ रहे 3 वार्ड बॉय पर पड़ी। वो डॉक्टर के पास आकर बोले, सब रेडी है, सब सेट कर दिया है, जरूरत का सब सामान रूम में रख दिया है। विनित उनसे फट से बोला, वेट वेट, आपने ऊपर के रूम में सब सेट किया है? तभी एक वार्ड बॉय बोला, जी सर। दूसरे वार्ड ने ऊपर की ओर इशारा कर कहा, उस रूम में। तभी तीसरा भी बोल पड़ा, मिस्टर मेहरा से पूछा था, उन्होंने वहीं सब सेट करने को कहा। विनित ओके ओके बोलते हुए, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, और सबके साथ ऊपर की ओर बढ़ गए। तभी जाते जाते डॉक्टर विनित से बोला, ऊपर का रूम, नीचे कंफर्टेबल नहीं रहती वो? विनित, ही शिश, हमसे ज्यादा अयांश को पता है वो कहाँ और कैसे कंफर्टेबल रहेगी। हम कुछ बोले तो हमारा कंफर्टेबल छीन सकता है, तो कुछ ना कहने में ही भलाई है। अयांश के कमरे के सामने से गुजरते हुए, वो तो है विनित, पर अपने कमरे में भी नहीं। विनित डॉक्टर को थोड़ा घूरकर देखते हुए, लगता है आप भी डॉक्टर नहीं पेशेंट बनने पर तुले हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, ये अयांश का घर है, सब कमरे उसके ही तो है, जहां मर्जी रहे। ये सुन डॉक्टर कुछ नहीं बोला और सब आरवी के कमरे में चले गए। वहां नीचे अयांश खड़ा आरवी को एकटक देख रहा था। आरवी अभी तक सो रही थी, नज असमंजस में थी कि कुछ कहे या ना कहे, क्योंकि अयांश अभी भी उसी जगह पर खड़ा था और वो अयांश का चिल्लाना सुन पहले ही डर गई थी। तभी आरवी कसमसाई, उसकी आंखें अभी भी बंद थी, पर जैसे ही अपने चोट लगे हाथ से अपने दर्द कर रहे सिर को छुआ, उसकी आह निकल पकड़ी। आरवी की आह सुनकर अयांश होश में आया और फट से आगे बका गाड़ी खोली, पर तभी आरवी फिर नस के कंधे पर सिर रखकर सो गई। अयांश गाड़ी में झुका और आरवी को कोई मूवमेंट न करते देख हैरानी से नस की ओर देखता है, तो नस धीरे से कहती है, मेडिसिन का असर है सर, उसके कारण ही कभी सो रही है कभी उठ रही है। अयांश कुछ नहीं बोला और आरवी की ओर देखते उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी से बाहर निकाला और अंदर की ओर बढ़ गया। पीछे पीछे नस भी चली गई। अयांश हॉल में पहुंचा तो दिनकर जी अपने कमरे से बाहर आ चुके थे। उनको देख अयांश के कदम हॉल के बीच ही रुक गए। वो पास आए और आरवी को सोता देख उसके सिर पर हाथ फेर कुछ कहने को हुए कि अयांश बोल पड़ा, दवाइयों की वजह से होश में नहीं, जैसे ही होश में आए पूरी तरह से आप मिल लेना और आराम से जितनी भी बातें करनी चाहे कर लेना, मैं नहीं रोकूंगा। ये सुनते ही दिनकर जी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कदम पीछे ले लिए। अयांश आरवी को लेकर ऊपर चला गया। तभी राधे बोला, चिंता मत कीजिए, वो ठीक है, घर आ गए, और अयांश बाबा है ना, वो अच्छे से ख्याल रखेंगे। दिनकर जी जाकर सोफे पर बैठते हुए, जानता हूँ मेरा अंशु अच्छे से ख्याल रखना जानता है, पर इस बच्ची का कैसे ख्याल रखेगा ये तो सिर्फ वही जानता है। अच्छा जाओ तुम सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी मालिक, कह राधे किचन की ओर चला गया। अयांश आरवी को लेकर रूम में पहुंचा तो सब साइड में होकर खड़े हो गए और वार्ड बॉय बाहर चले गए। अयांश ने धीरे से आरवी को बेड पर लेटाया, पर जैसे ही आरवी को सुलाकर पीछे हटने को हुआ, आरवी होश में आ गई। अयांश के साथ सबकी नजर आरवी पर टिक गई। आरवी ने अपने हाथों से अयांश का कोट पकड़ लिया। अयांश आरवी के ऊपर झुका था, तभी अयांश ने आरवी के हाथ से अपना कोट छुड़ाना चाहा तो आरवी ने अयांश को अपनी तरफ खींच लिया और अधखुली आंखों से उसकी ओर देखते बोली, मिस्टर मेहरा, मुझे आपसे बात करनी है। आरवी ने इतना ही कहा, वो भी बेहद मुश्किल से बोल पाए, कभी आंखें मींची तो कभी होठ भींचे इन चंद लफ्जों को कहने के लिए। उस वक्त उस हो रहे दर्द को वहां मौजूद सब देख पा रहे थे। दर्द ही नहीं, आंसू भी जो आंखों से निकलकर किन्नारों पर आ गए थे। विनित से वहां रुका नहीं गया, वो डॉक्टर के कंधे पर हाथ रख कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि आरवी की आवाज में भी उस वक्त बेहिसाब दर्द झलक रहा था। वो सिर्फ दर्द से नहीं तड़प रही थी उस वक्त, बल्कि अयांश से बात करने के लिए भी तड़प रही थी। अयांश की आंखें भी उस वक्त ना चाहते हुए भी नम हो गई। वो एकटक आरवी की ओर देखे जा रहा था। तभी आरवी फिर बोलती है, कुछ सवाल के जवाब। इतना ही कह पाई कि उसकी सांस चढ़ने लगी, क्योंकि उस वक्त वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई और खुद को संभाल न पाए। एक तो सक्षम से मिला धोखा, ऊपर से उन हजारों सवाल के बीच उलझ कर रह गई जिसके जवाब सिर्फ अयांश के पास थे। आरवी की पकड़ अपने कोट पर और बढ़ते देख अयांश ने उसकी ओर देखते डॉक्टर से कहा, आगे आए डॉक्टर और पेशेंट को संभालिए। डॉक्टर नर्स से, जल्दी इंजेक्शन दो। नर्स ने जल्दी से डॉक्टर को इंजेक्शन दिया। डॉक्टर आरवी के पास बैठ आरवी के हाथ पर इंजेक्शन लगाता है। अयांश की नजर आरवी पर टिकी थी। आरवी चढ़ती सांसों के साथ खुल बंद आंखों से अयांश को देख रही थी। तभी इंजेक्शन लगते ही उसकी सांस नॉर्मली चलने लगी और वो फिर सो गई। तभी अयांश ने एक ही झटके में आरवी से अपना कोट छुड़ाया और टेक केयर बोल कमरे से बाहर चला गया। डॉक्टर नर्स से, ऑक्सीजन मास्क दो।
जैसे ही अयांश बाहर निकला तो बाहर रेलिंग के पास खड़े विनित ने कहा, नहीं देख पाया ना दर्द में हुई ना तकलीफ, इसे क्या नाम देगा, मोहब्बत या नफरत? सच मान अयांश, आरवी को किसी दूसरे से मिले दर्द में देख तेरी भी जान सूख रही है। बेशक तूने उसे कितने भी दर्द दिए हो, पर अब किसी और ने उसे चोट पहुंचाई है, ये तुझे भी रास नहीं आ रहा। सच कहा ना। ये सुन अयांश कुछ नहीं बोला और गुस्से से अपने कमरे में चला गया। धड़ाम, उसके कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि विनित का भी दिल दहल उठा। अयांश कमरे में पहुंच तेजी से इधर उधर चलने लगा। उसने अपनी टाई लूज की और कोट उतार बैंड पर फेंक दिया। कभी सर पकड़ता अपना तो कभी बेड पर बैठ आहें भरने लगा। उस वक्त क्या हो रहा था उसके साथ उसे भी पता न चला। माथे पर पसीना, मुट्ठियां कसकर भींची हुई, जबड़ा कसा हुआ, बैठे के भी लगातार हिल रहे उसके पैर। इस वक्त इतना गुस्सा था उसके अंदर कि उसकी माथे और हाथों की उभरी नसें बखूबी बता रही थी। तभी अयांश उठा और कमरे से बाहर निकला। विनित अभी भी रेलिंग के पास खड़ा था। अयांश को अपनी ओर आते देख कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी कॉलर पकड़ अपने रूम में ले गया और ले जाकर बेड पर पटक दिया। विनित अयांश की ओर देख, अयांश कूल डाउन, सुन रहा है ना? घर में बाहर के लोग हैं, डॉक्टर भी और आरवी भी पास के कमरे में है, सुन देख। बेड से खड़ा होकर विनित आगे कुछ बोल पाता कि अयांश रूम बंद कर अपनी शर्ट की बाजू फोड़कर उसके पास आया और एक जोर थप्पड़ विनित के जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही विनित बेड पर जा गिरा। अयांश ने उसकी कॉलर पकड़ उसे थोड़ा ऊपर उठाया। जस्ट शट अप, और बाहर तो तब पता चलेगा ना किसी को जब यहाँ की आवाज बाहर जाएगी। ये बोलते ही अयांश ने एक मुक्का और विनित के मुंह पर दे मारा, जिससे वो औंधे मुंह बेड पर जा गिरा। विनित शांत कहते अयांश की ओर मुड़कर देखने लगा। तभी अयांश उसे और धोने लगा। अयांश को ना रुकते देख विनित ने भी उसे बेड पर गिरा लिया। बहुत गुस्सा आता है ना? गुस्से अब कर निकाल अपनी भड़ास, कहते विनित ने भी अयांश के 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। दोनों के बीच बेड पर लड़ते झगड़ते चिल्लाते हुए हाथापाई शुरू हो गई, पर कमरे का शोर बाहर तक ना जा पाया। अयांश का कमरा था ही ऐसा कि उसकी एक आवाज बाहर तक नहीं जाती थी। रूम बंद हो पूरी तरह तो घर के लोगों को भी पता न चले कमरे में क्या हो रहा है। दोनों के एक दूजे को मारे पीटे जा रहे थे। तभी अयांश ने विनित को झटकाकर जोर से बेड पर पटक दिया और गुस्से में टेबल से कांच का वॉश उठा लिया, पर जैसे मारने को हुआ उसका हाथ हवा में रुक गया। विनित बेड पर पड़ा अयांश की ओर देखते अपने होठ के पास आए खून को पोंछते हुए बोला, रुक क्यों गया, मार दे, मारना। ये सुन अयांश ने वॉश जमीन पर दे मारा और विनित को अंगुली दिखाते हुए, मुंह बंद रखा कर, वरना किसी दिन जरूर मारा जाएगा। विनित मुस्कुराते हुए, तो आज ही वो दिन बना दे। ये सुनते ही अयांश फिर उसकी ओर आया और एक मुक्का मुंह पर जमा ड्रेंसिक की ओर चला आया और सारा सामान गुस्से से जमीन पर पटक खुद को आईने में देख, नफरत करता हूं मैं उससे, नफरत, आई हेट फॉर हर। उसकी तकलीफ, उसका दर्द या उससे जुड़ी कोई बात मुझे कमजोर नहीं बना सकती है। मैं उससे प्यार नहीं करता, सुना तुमने? वो सिर्फ मेरी नफरत के लायक है, सिर्फ नफरत। गुस्से से खुद को ही आईने में घूरते हुए तभी विनित बेड से उठा और अयांश के पास आकर उसे अपनी तरफ घुमाया लिया। दोनों बेहद गुस्से से एक दूजे की ओर देखे जा रहे थे। एक लफ्ज मत बोलना, अयांश ने गुस्सियाते हुए कहा। तभी विनित ने उसे अपनी तरफ खींचा और फट से अपने सीने से लगा लिया। मुझे नहीं पता तेरी इस नफरत का अंजाम क्या होगा, पर डरता हूं कि ये नफरत तुझे भी ना खा जाए। जान चली जाएगी बेशक मेरी, पर उसके प्रति मैं अपनी नफरत कम नहीं होने दूंगा। अयांश ने विनित की पीठ पर अपने हाथ रखते कहा। वजह जान सकता हूं? विनित बोला, ना जाने तो बेहतर है। अयांश ने इतना ही कहा कि विनित की गर्दन में अपना सिर छुपाकर रो पड़ा। ये देख विनित के कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। विनित डर गया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी अयांश को रोते नहीं देखा था। अयांश का ऐसे रोना, आरवी से नफरत करना, कहीं अयांश टूटकर बिखर न जाए, ये सोच विनित घबरा उठा। शायद वजह बहुत बड़ी है, सोच विनित ने अयांश को कसकर अपने सीने से लगा लिया। अयांश की सिसकियां विनित की आंखों में भी आंसू ले आए। उसने अयांश को रोने से नहीं रोका, बल्कि खुद भी उसके साथ रो पड़ा। दोनों गले लगे कुछ देर आंसू बहाते रहे। तभी विनित ने अयांश को ले जाकर बेड पर बिठाया और उसे पानी का गिलास थमाकर खुद सिर पकड़कर उसी के पास बेड पर बैठ गया। अयांश ने पानी पिया और फिर गिलास में पानी भरकर विनित की ओर गिलास बढ़ाते बोला, ले पानी पी। विनित अयांश की ओर देखते, पहले मारता है और फिर पानी पिलाता है, शर्म नहीं आती? अयांश उसके हाथ में गिलास थमाते हुए, तुझे भी तो नहीं आई और तूने भी तो यही किया, पिलाया ना मुझे पानी, मारा तो तूने भी। हाँ तो क्या चुपचाप मार खाता, आज मौका था, मैंने भी हाथ साफ कर लिया। बेचारा मेरा जबड़ा, विनित अपना गाल सहलाते बोला। जोर की लगी क्या? अयांश ने विनित की गाल छूते पूछा। तुझे तो नहीं लगी सिर में कहीं? मारकर आज तक तो नहीं पूछा जोर की लगी जो आज पूछ रहा है? आज से पहले इतना कब मारा? पहली बार लड़े हैं इतना? अयांश जमीन की ओर देखते बोला। ओह हाँ, छोटी मोटी बहसबाजी हुई है, एक दो मुंह के थप्पड़ हुए, पर आज जितनी बड़ी लड़ाई मारपीट न हुई हमारी घर में तो बिल्कुल भी नहीं, और मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने लास्ट टाइम कब तुझ पर हाथ उठाया था। बस तू ही उठाता आया है। अब तू टाइम से सुधर गया, मुझे सुधारना पड़ रहा है। हमारी बड़ी लड़ाई मुबारक हो यार, विनित हंसते हुए बोला।
ये सुन अयांश ने उसे घूरा तो विनित ने मुंह पर अंगुली रख ली। अयांश ड्रॉर से फास्ट एड बॉक्स निकाल विनित की ओर बढ़ाते, पानी पी और हाँ मैं तुझे मारकर तेरा अंतिम संस्कार भी कर सकता हूँ अपने हाथों, समझा? फिर पानी पूछना कौन सी बड़ी बात है। विनित फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ फट से पानी पीता है और गिलास टेबल पर रख बोला, अयांश मेहरा के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अयांश बेड से उठते हुए, हुलिया ठीक कर अपना, फिर रूम ठीक करते हैं। वैसे मुझे नहीं पता था जिसकी जुबान इतनी चलती है उसके हाथ पैर भी बड़े चलते हैं। ये सुनते ही विनित फट से उठा और अयांश का चेहरा अपने हाथों में भरते बोला, तुझे ज्यादा लगी क्या? सॉरी यार, मेरे जबड़े को आदत है तुझसे पिटने की, पर तेरा शोफ जबड़ा जो कोई टच भी न करता, मारना तो दूर, टूट वूट तो नहीं गया। तुझे शांत करना था तो हाथ पैर चलाने पड़े, वरना मैं अब तक कब्रिस्तान होता और फिर तू आंसू बहाता। मुझे अच्छा नहीं लगता। खुद के बचाव के लिए 1-2 खुराक देनी पड़ी तुझे। अभी उम्र ही क्या है मेरी, बहुत कुछ देखना है ना। अच्छा सच बता, ज्यादा तो नहीं लगी? डॉक्टर है यहीं दिखा लेते हैं। अयांश विनित के हाथ नीचे कर, ठीक हूं मैं, टेंशन मत ले। तू हमेशा पिटता है, आज मैं पिट लिया। अब चल रूम साफ करते हैं, कहते अयांश ने जमीन पर पड़ा ब्लेक केक बेड पर फेंक दिया। विनित मुंह बनाते हुए, अभी हमारी धुलाई हुई और अब सफाई, रहने देना, राधे कर देगा। अयांश नीचे पड़े पिलो उठाते हुए, इस रूम की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, दादू तक तो बिल्कुल नहीं। विनित सोचते हुए, सही बोला, वैसे भी राधे तो दादू का है ही चमचा। अयांश उसकी ओर देखते, राधे नहीं तुम हो उनके चमचे, तुम बस मुंह न खोलना वरना। तभी विनित ने मुंह पर अंगुली रख ली, बिल्कुल नहीं, मरना थोड़ी है, वैसे भी तेरे मना करने के बाद राधे जुबान नहीं खोलता तो मुझ नाचीज की क्या औकात। अयांश, औकात तो अयांश मेहरा की भी कुछ नहीं रहती जब दिनकर मेहरा सामने आते हैं। दादू है वो, भूलो मत, भनक भी लगी ना यहाँ जो हुआ उसकी तो मुझसे तो पता नहीं, क्योंकि मैं निकल सकता हूँ उनके हाथों से, तुम और राधे नहीं। उल्टा लटका कर सच बाहर निकलवा सकते हैं तुम दोनों से, जानते हो ना। विनित हाथ जोड़ते हुए, जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, हे भगवान। दादू दोस्त तो ठीक है, ऐसे पर ऐसी बीवी ना दे दे, सारी उम्र गले पर तलवार रखकर नहीं निकाल सकता मैं। आई होप आप समझो प्रभु, इस बालक पर रहम करना। चल चल जल्दी सब साफ करते हैं, किसी को पता न चलेगा, तुझे भी नहीं, कि तेरे साफ सुथरे कमरे का हमने कबाड़ा किया था। इतना कह विनित अयांश के साथ कमरे की सफाई में लग गया। सफाई के दौरान दोनों एक दूजे से कुछ न बोले, दोनों और खामोशी छाई रही। उधर पास वाले रूम में आरवी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। डॉक्टर नर्स को सब दवाइयों के बारे में समझा रहे थे और नीचे हॉल में दिनकर जी आरवी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने में लगे थे और साथ में उससे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।